चलिए दोस्तों, चलते हैं और 1 घंटे में करते हैं मिड टर्म की तैयारी। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम करेंगे वीयू के लेक्चर्स की 1 घंटे में प्रिपरेशन, और जिससे आप तकरीबन अपने मिड टर्म में बहुत अच्छे तरीके से ए ग्रेड लेकर पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये हमारा है लेक्चर ENG 101 का। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आप बहुत अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे दोस्तों, और बहुत ही इजी वे में अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको सिंपल और बहुत इजी वे में एक्सप्लेनेशन दूंगी, इससे आप लोगों के MCQs भी साइड बाय साइड बहुत अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और 1 घंटे में करते हैं मिड टर्म की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, हमने वक्त ज़ाया नहीं करना, तो चलते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, तो हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, रीडिंग और डिक्शनरी। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम रीडिंग के बारे में और डिक्शनरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। अ डिक्शनरी इज अ बुक दैट नॉट ओनली लिस्ट द रिकॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज, बट इट ऑल्सो टेल यू हाउ स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज स्पेल, प्रोनाउंस, डिफाइन, एक्सप्लेन एंड यूज वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि आप डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी आपको भी बहुत अच्छे पता होता है, रिकॉर्ड होता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? वर्ड्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो आपको क्या बताती है कि एक लैंग्वेज का जो लफ्ज़ होता है हम उसको कैसे स्पेल करते हैं, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन करती है, और उसको एक लैंग्वेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल डेफिनेशन हुई हमारी डिक्शनरी की। तो दोस्तों, जो डिक्शनरी हमारी होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों, इसमें हमारे पास आ जाते हैं 9 एलिमेंट। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास डिक्शनरी में स्पेलिंग, और स्पेलिंग के बाद आ जाती है प्रोनाउंसिएशन, कि हमने किस तरीके से वर्ड को अदा करना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जो हमारी ज़ुबान का हिस्सा होते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस को अटर करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बोल रहे होते हैं, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये डिफरेंट वर्ड्स मिलके हमारी स्पीच बनाते हैं। तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि एक वर्ड कैसे बनता है। जैसे मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रही हूँ बुक, तो ये वर्ड कैसे ओरिजिन हुआ, इसका इसका ये कैसे ओरिजिन में आया, ये कैसे वर्ड बना। और मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बुक, और उसका मतलब, ये बुक के मतलब किताब है, और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देना, ये क्यों किताब है और इसको क्यों कहा जाता है किताब। और आगे क्या है? यूजेज और रिस्ट्रिक्टिव लेब्स। रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स, सिनोनिम और एंटोनिम। तो दोस्तों, सिनोनिम क्या होता है? किसी वर्ड का सिमिलर मीनिंग होना, सिंपल सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होता है? किसी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग, उल्टा मीनिंग होना, एंटोनिम होता है। तो फॉरेन वर्ड और फ्रेजेस हम पढ़ेंगे। फ्रेजेस बहुत सिंपल है। फ्रेजेस हमारे क्या होते हैं? किसी वर्ड के किसी भी एक सेंटेंस का कुछ हिस्सा होता है, उसे हम सिंपल फ्रेज कहते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्पेलिंग। मैनी स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग, सो व्हाट डू यू डू? कंसल्ट योर डिक्शनरी, इट्स वेरी क्लियर टू कंफ्यूजन बाय शोइंग यू द डिफरेंट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने किसी डिक्शनरी को देखा है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है स्पेलिंग। तो दोस्तों, स्पेलिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले किसी वर्ड के जो स्पेलिंग होता है उसको देखना होता है, तो हम उसके लिए डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं। तो इसमें डिक्शनरी से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम डिफरेंट किस्म के जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स और उनके जो स्पेलिंग होते हैं बहुत ईजी वे में क्लियर कर लेते हैं। जैसे, क्योंकि हमारे पास दोस्तों एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन हम दोनों को करेक्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटर का वर्ड होती है और एक कलर का होता है। जैसे सेंटर एक CENTER होता है सेंटर, एक होता है COLOUR। तो दोस्तों, एक अमेरिकन स्पेलिंग और दूसरे ब्रिटिश, लेकिन हम डिक्शनरी को इसलिए कंसल्ट करते हैं ताकि हम अपने स्पेलिंग को क्लैरिफाई कर सकें और अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें। और दूसरा आ जाता है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? सिंपल दोस्तों, जैसे एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि की या फिर टेबल। तो दोस्तों, डिक्शनरी हमारी हेल्प करती है कि हम कैसे एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, उसको अदा कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू अटर अ स्पेसिफिक वर्ड। लाइक बनाना, हम
पढ़ते हैं इसको बनाना, बट व्हेन वी आर गोइंग, जब हम डिक्शनरी को देखेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है बनाना। दिस इज बेसिकली द प्रोनाउंसिएशन। डिक्शनरी हमारी हेल्प करती है कि एक वर्ड को आपने किस तरीके से अदा करना है। आपने स्लैशेस में देखा होगा कि इंग्लिश वर्ड की फोनिक्स लिखी होती हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपने वर्ड को कैसे अच्छे से अदा करना है। और दूसरा आ जाता है दोस्तों उसकी कैटेगराइजेशन, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। तो दोस्तों जब हम डिक्शनरी में कोई वर्ड एलोकेट करते हैं, उसकी स्पेलिंग देखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, फिर उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन की होती है जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि ये जो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक है, तो बुक कौन सी कैटेगरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है? बुक नाउन में आ रहा है, वर्ब में आ रहा है, एडजेक्टिव में आ रहा है। तो सिंपल उसके आगे कैटेगराइजेशन की होती है। जैसे नाउन में आ रहा है तो ये डिक्शनरी में आप ये सब चीज़ें भी फाइंड करते हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और दोस्तों अगला है ओरिजिन ऑफ वर्ड। तो फर्दर इसके बारे में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुई है। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो लैटिन से या ग्रीक से उनका असल ओरिजिन हुआ है। तो साथ दोस्तों आपको डिक्शनरी में इस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, हमें मीनिंग और एक्सप्लेनेशन का भी पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड है उसका मीनिंग बुक है, तो उसका बुक का मीनिंग भी आपको उर्दू में मिलेगा कि ये वाला बुक वर्ड है, इसका मीनिंग ये है। और फर्दर एक्सप्लेनेशन उसके बारे में ऐसे दी होती है कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर फॉर एग्जांपल एक कैटलॉग है जो पेजेस जिसमें हम डिफरेंट पेजेस रखते हैं और उसमें एक रीडिंग मटेरियल लिखा होता है, जिससे सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक बुक को रेफर करने के लिए जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइज दी हुई हैं यूजिंग डिक्शनरी टू फाइंड स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड प्ले इन ईच फॉलोइंग। तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ईडियम्स, टू वर्ड वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब एंड नाउन फ्रेजेस होते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करना होता है, हम लोगों ने डिक्शनरी में ये हमें हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि आपने किस तरह से इसे एलोकेट करना है। या फिर ईडियम्स दोस्तों वो होते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक अ लेग, लिटरल मीनिंग तो इसका ये होगा ब्रेक अ लेग का कि टांग तोड़ना, बट ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि गुड लक। तो दोस्तों ये से बोलते हैं, ये भी हमारा क्लैरिफाई करता है डिक्शनरी, जिसे हम यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स में लाते हैं। तो दोस्तों आपने ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स क्या होते हैं। एक ईडियम्स होता है, दूसरा टू वर्ड वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं जो दोस्तों एक या दो से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमारा एक वर्ब भी होता है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दूसरा नाउन फ्रेज। तो दोस्तों नाउन फ्रेज क्या होता है कि जिसमें हमारे पास नाउन के साथ एक से ज़्यादा कैटेगरीज हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसे हम नाउन फ्रेज भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं आगे सिनोनिम और एंटोनिम्स की तरफ। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया था सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर वर्ड। सिनोनिम को याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा एस से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है सेम या सिमिलर वर्ड। उसके बाद आ जाते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है दोस्तों, जो एक वर्ड का हम ऑपोजिट मीनिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है। जैसे गुड का ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा मीनिंग, जिसका मतलब होता है बैड। तो दोस्तों आगे देखिए फॉरेन वर्ड एंड द फ्रेजेस। तो डिक्शनरी में डिफाइन करते हैं एक्सप्लेन मैनी फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईदर विद द मेन एंटिटीज आर इन स्पेशल सेक्शन ऑफ एट द बैक। ओके चलो दोस्तों इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन लोगों ने कहा हुआ है यहाँ पे लुक एट दीज ऑफ द फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस राइट इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल जैसे दोस्तों हमारे पास ईजी लिखा होता है, एसेक्ट्रा लिखा होता है। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये हमारे फॉरेन वाले वर्ड होते हैं, इनको फ्रेजेस भी कहा जाता है। जनरल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में यही है कि आपने इसमें देखना है डिक्शनरी सिंपल किसका कॉम्बिनेशन होता है। हमारे पास स्पेलिंग का होता है, प्रोनाउंसिएशन का होता है, फिर हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, फिर उसके बाद वर्ड का ओरिजिन हमें बताया जाता है। फिर इसके बाद हमारे रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स आ जाते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें 2-3 चीज़ें थी, इनमें क्या क्या आ जाते हैं। जैसे हमारे पास था इडियोमैटिक आ जाते, टू वर्ड वर्ब्स आ जाते, फ्रेजल वर्ब आ जाते और नाउन आ जाते। तो दोस्तों आपने इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, किसी वर्ड को कैसे अदा करना है, हाउ टू प्रोनाउंस अ स्पेसिफिक वर्ड।
इन अ स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में और दूसरे में हम जानेंगे फोनेटिकल फिनोम तो दोस्तों इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले चैप्टर में हम जानेंगे स्पेशल सिंबल्स के बारे में, जिनको हम कहते हैं फिनोमिक सिंबल्स भी कहा जाता है, और दूसरे पार्ट में इन लोगों ने एक्सरसाइज बताई हुई है। तो दोस्तों हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में, जैसे यहाँ पे देखें दोस्तों, सी एच की किस तरह से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में, जैसे ये वर्ड है क्योर, और दूसरा सी एच की यहाँ पे च की साउंड आ रही है, ऐसे टी आई एन की शन की आवाज़, इस तरह सी एच श की आवाज़, यानी कि डिफरेंट किस्म की एक वर्ड कैसे प्रोनाउंसिएशन देता है। ये भी हमारी डिक्शनरी हेल्प आउट करती है कि हम कैसे एक वर्ड को किस जगह पे कैसे प्रोनाउंस करना है। और जैसे दोस्तों इसके सामने इसके सिंबल बता दी, यहाँ पे सी एच ख की साउंड, यहाँ पे सी एच च की साउंड, यहाँ पे टी आई एन शन की आवाज़, और जहाँ पे सी एच लिखा हुआ यहाँ पे भी श की आवाज़ निकलेगी। तो दोस्तों ये बेसिकली सारे जो हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश के साथ, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, मैं आपको बता देती हूँ हाईलाइट करके कि इन सिंबल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे देखें दोस्तों, ये वाली, तो दोस्तों ये वाला जो स्लैश होता है, इससे सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि एक सिंबल्स की कैसे किस किस्म किस तरीके से उसको अदा करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का है, ये आपने बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है कि इसमें ये जो 5 लेटर हैं, ई आर और आर जो है, ये बेसिकली शॉर्ट वॉल्स हैं। इसके कॉम्बिनेशन को आपने बहुत अच्छे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो तो आगे जो डॉट लगे होते हैं, जैसे शीप के लिए आई ई 2 डॉट लगे हुए हैं, ये किसी लॉन्ग वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मतलब कोई चीज़ को हमने लंबी करके बोलना है, जैसे शीप। तो ये आई ई जहाँ पे भी ये डॉट लगे होंगे, इसका मतलब है कि इस साउंड को हमने थोड़ा सा लंबा करके बोलना है, और दूसरी तरफ से ये शॉर्ट वॉल है। तो दोस्तों आपने इस कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और ये शॉर्ट वॉल्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि शॉर्ट वॉल को रिप्रेजेंट करे कितने सिंबल्स होते हैं, या फिर इनको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। तो आपने इनके सिंबल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और इसकी एग्जांपल भी 2-2 3-3 एग्जांपल भी याद कर लेंगे, भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम डिफ्थोंग कहते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, डिफ्थोंग अक्सर पेपर में पूछा जाता है, डिफ्थोंग होता क्या। तो दोस्तों ये दो साउंड का कॉम्बिनेशन, जब दो वॉल मिलते हैं, दो वॉल इकट्ठे आते हैं, तो जब एक साउंड प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसे हम डिफ्थोंग कहते हैं। जैसे भी ईयर, जैसे ए आई एट, ओ यू ओ वाई ऑय, ओ डब्ल्यू ओ, और इसी तरह ई आई ईयर, आई ए वाई का जैसे माई है तो आई, और ओ डब्ल्यू आओ। तो ये बेसिकली डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग क्या होता है, जब दो वॉल साउंड मिलके बनती हैं तो डिफ्थोंग निकलता है। तो ये डिफ्थोंग की एग्जांपल है, ये अपने हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों बताया, हमारे पास 8 डिफ्थोंग है। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश में 20 वॉल्स हैं, जिसमें से 7 हमारे पास शॉर्ट हैं और 5 लॉन्ग है और 8 हमारे पास डिफ्थोंग है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ओवरऑल हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो 24 है। तो दोस्तों आपने कॉन्सोनेंट की, ये सिंपल है, इनकी साइंस को आप याद रख सकते हैं। जैसे ये वाला च की साउंड है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया दे कि हमने इसको कैसे ध्यान रखना है, कि आपने अगर पेपर में आ जाता है आपको। दोस्तों जैसे ये वाला वर्ड है च, तो दोस्तों आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद में हम दोस्तों स्ट्रेस पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, जब हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो दोस्तों एक वर्ड हमारा स्ट्रेस लेता है। इस तरह से जैसे उर्दू में या इंग्लिश में हम कोई भी वर्ड अदा कर होते हैं, तो हमारा कोई भी वर्ड की अदायगी होती है, उसमें एक वर्ड पे स्ट्रेस ज़रूर होता है, या पहले वर्ड के पहले लफ्ज़ जो हरफ होता है उससे दूसरे हरफ पे भी समटाइम्स जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बोलते हैं दबाव को, जो शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे इंग्लिश में कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मदर है, टेबल है, आफ्टर है। तो दोस्तों इसके जो फर्स्ट म देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट पे इस पर स्ट्रेस है, टे इस तरह ओह ओह। तो ये दोस्तों ये जो फर्स्ट लेटर है इनमें हमें स्ट्रेस मिलेगा, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस्ड है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाली भी एग्जांपल देख लें, इसमें भी इस तरह से फर्स्ट वाले पार्ट पे आपको बनैना। तो दोस्तों बन, तो देखिए दोस्तों इस पे भी फर्स्ट वाले पार्ट पे स्ट्रेस है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सिंबल जैसे दिखाया में रिबल के कुछ छोटे से जो एक मार्क लगा हुआ है, तो दोस्तों ये स्ट्रेस के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और तो दोस्तों ये आपको
पेपर में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस के लिए कौन सा सिंबल है। तो दोस्तों जैसे रिबल के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है, तो ये स्ट्रेस को शो कर रहा होता है कि इस वर्ड को, इस हिस्से को आपने स्ट्रेस के साथ अदा करना है। और दोस्तों इसके अलावा हमें इसके अलावा भी पता लगता है कि जैसे एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट, प्रेजेंट और दूसरा प्रेजेंट, क्योंकि यानी कि हमें स्ट्रेस से किस तरह से एक वर्ड के जब स्ट्रेस आता है तो उसका मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। जैसे पहले वाला जो स्ट्रेस है उसका प्रेजेंट वर्ड है, इसका प्रेजेंट का मतलब है कोई गिफ्ट होना। तो यहाँ पे देखें इसका पी पे हमारा स्ट्रेस था, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। इस तरह से प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो यहाँ पे पी पे फिर दोबारा स्ट्रेस हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं पे हाजिर होना, हाजिर हो या नहीं हो, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है पेश करना, प्रेजेंट। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमारे सेकंड वाले पे स्ट्रेस आ गया, तो दोस्तों इस तरीके से एक वर्ड का जो स्ट्रेस होता है वो उसके मीनिंग को भी चेंज कर देता होता है। तो दोस्तों आगे देखिए कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। तो दोस्तों मेरे हाल से आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दूसरे हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज देख लें, इनकी प्रैक्टिस भी कर लें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने स्ट्रेस वाले जरूर देखना है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे ओनली दीज आर द वर्ड दैट हेयर बी रीड, तो इनको आपने पढ़ के देख लेना वर्ड को कैसे हमने अदायगी करनी है, और इसके स्ट्रेस वाली की जरूर याद कीजिएगा, पेपर में अक्सर आ जाते होते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड वाले चैप्टर की तरफ। तो थर्ड वाला चैप्टर रीडिंग फॉर मेन आइडिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग फॉर मेन आइडिया। अगर आपने रीडिंग जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर होता है हमारे पास, उसकी हम रीडिंग करते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक है फॉर मेन आइडिया, हम लोगों का मकसद क्या होता है रीडिंग करने का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बुक पढ़ा रही हूँ, तो बुक पढ़ाने के फॉर एग्जांपल एक पहले वाला हमने चैप्टर पढ़ा था, इट वॉज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, तो दैट वॉज द मेन आइडिया कि उस चैप्टर का पूरा मेन आइडिया क्या था। जो हमको देखे दोस्तों, इसको हमने एलोकेट करना कैसे करना, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि पूरी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी बुक का कोई चैप्टर हमने पढ़ना, तो उसके ऊपर हमें टॉपिक दिया होता है। टॉपिक क्या होता है, जैसे एजुकेशन, ठीक है। ये हमारा इसका मतलब है हमें पता लग जाता है कि सारा जो पैराग्राफ है वो किससे रेलिवेंट है, एजुकेशन से रेलिवेंट है। जैसे हमने ऊपर चैप्टर पढ़ा वो सारा किससे रेलिवेंट है, प्रोनाउंसिएशन से, और उसमें हमने फर्दर पढ़ा कि हमने प्रोनाउंसिएशन होती क्या, उसमें स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है, स्ट्रेस शिफ्ट होने से किस तरह से वर्ड के मीनिंग भी वेरी कर जाते हैं। तो इस तरह से जो रीडिंग होती है फॉर मेन आइडिया, तो हाँ अपने रीडिंग जब हम करते हैं मेन आइडिया के लिए ही कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग मेन आइडिया को एलोकेट कहाँ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मेन आइडिया हमने एलोकेट करना हो किसी भी रीडिंग जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक वाला पैराग्राफ आ जाता है। टॉपिक पैराग्राफ मोस्ट टाइम पे क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, या तो हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है टॉपिक सेंटेंस की, या तो बिल्कुल लास्ट वाली होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट बता देती हूँ पैराग्राफ की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेन आइडिया, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टॉपिक सेंटेंस, फिर उसके बाद सपोर्टिंग मेन आइडियाज आ जाते हैं जिसमें डिस्कशन होते हैं, एग्जांपल होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, और उसके बाद हमारे कंक्लूटिव पैराग्राफ आ जाता है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो आपका मेन आइडिया होता है वो फर्स्ट लाइन पे या फिर लास्ट लाइन पे मिलता है, और जो हमारा जो मिड वाला पार्ट होता है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिस्कशन मिलती है उस टॉपिक के ऊपर, या तो आपको उसके रेलिवेंट एविडेंसेस मिलते हैं और एग्जाम्पल मिलते हैं। तो दोस्तों आपने एक हमेशा याद रखना है कि जब हम कोई रीडिंग करते हैं तो उसमें हम पहले या लास्ट वाले में से अपना मेन आइडिया ड्राइव कर लेते हैं, और बीच में हमारे पास डिस्कशन होती है, एविडेंसेस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं। तो इस वजह से हम करते हैं रीडिंग ताकि हम मेन आइडियाज को निकाल सके। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पहले वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लें। इसमें आप देखें कि फर्स्ट वाले हमारे पास लाइन में हमें सारे पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, या लास्ट वाले के बारे में। जैसे देखिए द टर्म ग्रुप हैज बीन अ पिवोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशियोलॉजी। देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास पहले वाले ही में जो है वो मेन आइडिया मिल रहा है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, आ ग्रुप इज एनी नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों देखो ये सारा ग्रुप से रेलिवेंट है। सो इसके बीच में क्या आ सकता है, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स भी हो सकता है। इसका बेटर जो है साइज ऑफ ग्रुप नहीं हो सकता है। द सोशल लिमिटेशन ऑफ अ ग्रुप, सोशल लिमिटेशन, द टर्म ग्रुप हैज लॉन्ग बीन अ पिवोट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी दोस्तों होती क्या है कि सोसाइटी की स्टडी होती है। तो इसमें क्या होगा कि डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इन ग्रुप। ओके लास्ट वाला हम देख लेते हैं, इसकी लास्ट वाला लाइन के थर्ड, कम्युनिकेशन नीड नॉट टू बी फेस बाय फेस आर वर्ड टू माउथ, इट मे बी इनडायरेक्ट थ्रू राइटिंग आर एट लॉन्ग रेंज थ्रू ईच इंस्ट्रक्ट एज आर टेलीग्राम। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन से रेलिवेंट है। इसमें हम ग्रुप और कम्युनिकेशन को डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारा सूटेबल है। आपने लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लाइन को पढ़ के दें, उसमें की वर्ड्स को एलोकेट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला, जैसे फर्स्ट वाला पहले आ ग्रुप, फिर दूसरे वाला क्या हम लोगों ने क्या, दूसरा वाला जैसे यहाँ पे मैंने थर्ड वाला यहाँ पे पढ़ा था कि थर्ड कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ ऑल अबाउट किसके, कम्युनिकेशन इज ग्रुप। तो इसका करेक्ट वाला आंसर होगा कम्युनिकेशन इज ग्रुप।
इसी तरह से आपने नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। जैसे हमारे पास आ गया टॉपिक सेंटेंसेस, मैंने आपको बता दी कि टॉपिक सेंटेंस हमारा फर्स्ट वाले पैराग्राफ की फर्स्ट वाली या लास्ट वाली लाइन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा टॉपिक सेंटेंस में आपको मेन आइडिया मिल जाता है कि मेन पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस के बारे में यहाँ पर डिटेल दी है। तो जो चलते हैं हम अपने चौथे चैप्टर की तरफ, जो रीडिंग टॉपिक मेन आइडिया। तो दोस्तों ये भी सिंपल है। सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग आइडिया। तो दोस्तों मैंने बताया है कि जैसे आप एक पैराग्राफ, आपके पास कोई भी रीडिंग वाला टेक्स्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आपको या तो मेन आइडिया उन लोगों ने फर्स्ट वाले ही सेंटेंस में दे दिया गया, देन आपको उन लोगों ने क्या दिया होता है, फिर आपको सपोर्टिंग आइडिया मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए जो फर्दर उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसको सपोर्टिंग आइडिया कहते हैं। तो दोस्तों आगे के आइडेंटिफाई सपोर्टिंग आइडिया, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे की गई, तो इसका मतलब ये पैराग्राफ ऑल अबाउट कंप्यूटर है। तो दोस्तों मैंने आपको कीवर्ड इन चैप्टर्स को याद रखने के लिए बता दिए हैं कि सबसे पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन किस में एलोकेट करनी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। मिड वाले में आपको जो मिलेंगे उसको सपोर्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे, जो मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे कि ये हमारा मेन आइडिया है, इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उसके ऊपर डिस्कशन की होगी, इसके एग्जाम्पल दिए होंगे, उसके एविडेंसेस दिए होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने इनकी सबकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। छोटे छोटे से पैराग्राफ हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़े ताकि आपको आइडिया हो कि पैराग्राफ किसके बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कीवर्ड्स को देखें ताकि आप बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो दोस्तों आगे देखिए कनेक्टिव एंड लिंकिंग वर्ड रेफरेंस। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर रिलेटेड है कनेक्टिव एंड लिंकिंग वर्ड रेफरेंस से। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि पैराग्राफ एक होता है, उसमें हमारे पास मेन आइडिया होता है, सपोर्टिंग आइडिया होता है। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को हम लोगों ने जब एक प्रॉपर पैराग्राफ में अरेंज देना हो तो इसके लिए हम मुख्तलिफ कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं, लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कनेक्टिव्स क्या होते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको एक और नाम होता है जिसको कहते हैं हम ट्रांजिशनल मार्कर। तो दोस्तों ट्रांजिशनल मार्कर क्या होते हैं, जिसमें रिजल्ट आ जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, कंपेरिजन, अलूजन, एग्जाम्पल्स को कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट आ जाते हैं, सीरीज टाइम सीक्वेंस आ जाते हैं, रेडिशन आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रिजल्ट। इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, रेफरेंस, लिंकिंग वर्ड, रेफरेंस एंड कनेक्टिविटी भी कहते हैं, कनेक्टिविटी भी। तो दोस्तों सबसे पहले देखें हमारे पास जैसे रिजल्ट क्या होता है, किसी जैसे हम कहते हैं अगर तुम ये करते तो ये ना होता, ठीक है। और ये वर्ड जो रिजल्ट नतीजे के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे दस, हेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, एज अ कंसिक्वेंटली, ये वो वर्ड है जो किसी वर्ड नतीजे को, सारे हमने पैराग्राफ से ये कंक्लूड किया, नतीजा हस किया। तो दोस्तों रिजल्ट के लिए हम ये वाले वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी वजह से इसको रेफरेंस वर्ड या कनेक्टिविटी भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ड ओरिजिन टू कंट्रास्ट कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क बनाने को, कि ये एक ये चीज़ का है, एक ये वाली चीज़ है। कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए हम कहते हैं जैसे बट, इन कंट्रास्ट, कन्वर्सली, हाउ एवर, इंस्टेंट, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क को जाहिर करने के लिए। तो दोस्तों अपनी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद करने, क्योंकि ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आ जाती है। वर्ड दैट शो कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों, सिंपल, जो दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए कि ये चीज़ जैसे इसमें भी ये चीज़ पाई जाती है तो उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, लाइक वाइज, एज वेल एज, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल है, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी। इलिस्ट्रेटर कहते हैं एग्जाम्पल्स को, बोलते हैं दोस्तों जैसे हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ईजी हम इस्तेमाल करते होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सच एज, वंस, ठीक है, इंक्लूडिंग, फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्टैंड्स, ये वाले वर्ड्स हम इलिस्ट्रेशन के लिए या फिर एग्जाम्पल्स के लिए बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट, दोस्तों हम कॉज एंड इफेक्ट के लिए मोस्टली बिकॉज, दस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, इफ, देन, ये वाले वर्ड यूज होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के लिए। तो दोस्तों इन लोगों के कॉम्बिनेशन को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, वर्ड दैट शो टाइम, सीरीज आर टाइम, जैसे कहते हैं वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, सून, नेक्स्ट, आफ्टर वर्ड, इस तरह के वर्ड, फाइनली, टुमारो, येस्टरडे, जिसमें हम दोस्तों वक्त का जिक्र कर रहे होते हैं। जो इंग्लिश में ऐसे वर्ड जो हमें वक्त के बारे में बता रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज कहते होते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं दोस्तों, वर्ड डैट शो एडिशन कहते हैं किसी चीज़ की जाति को, जैसे कहते हैं मोर, ऑल्सो,
ऐसे वाले वर्ड जो किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, इन एडिशन, नेक्स्ट, फाइनली, एन अदर, वन मोर, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये वाले वर्ड हैं जो किसी चीज़ के एडिशन को शो कर रहे थे। एंड फॉर एग्जांपल अली और फातिमा, अली एंड फातिमा, ये वर्ड वो हैं जो एडिशन को शो कर रहे थे, यानी कि कोई और चीज़ और ऐड कर रहे होते किसी चीज़ में, तो ये वो वाले वर्ड हैं। इनकी सीरीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि अपनी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। दोस्तों आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपना पेपर भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको एग्जांपल बनाई है बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करनी है। और दूसरा चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों रीडिंग स्किल्स के लिए आपने क्या देखना है, सबसे पहले दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज़ के पैराग्राफ को आपने एलोकेट करना है, तो आपने कम से कम एक पैराग्राफ को, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, उसको 1 से 2 से 3 4 दफ़ा रीड आउट करना है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। और जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ ज़रूर रीड आउट करें क्योंकि उसमें ही मेन आपका आइडिया एलोकेट करता है। तो जैसे दोस्तों इसमें आपको बताया गया कि पैसेज को कैसे समझना है, ठीक है, फर्स्ट मेन आइडिया कैसे एलोकेट करना है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, तो इसमें आपने यही चीज़ों को देख लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर 6 है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ। दोस्तों ये जो प्रीवियस वाले हमने चैप्टर पढ़े हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट था वो डिक्शनरी वाला और प्रोनाउंसिएशन वाला था, जिसमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों उसके बाद आपने टॉपिक सेंटेंसेस में सिर्फ आपने जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल आपको एक्टिविटी पेपर में आ सकती है, जो पूछ सकते हैं आप मेन आइडिया कहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए उन चीज़ों को याद रखना है। अब आ गया मेन चैप्टर। दोस्तों इसमें तो बहुत ज़्यादा आपका पेपर आता था वर्ड फॉर्मेशन का मतलब मेकिंग, बनना, वर्ड फॉर्मेशन के लफ्ज़ कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इसमें हम डिफरेंट किस्म से बनाए, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड एक चीज़ से नहीं मिलके बना होता है, डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम लोग इंग्लिश को जैसे देखिए एक वर्ड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्री का मतलब होता है पहले वाला, और स्टैम्प बोलते हैं रूट को, मतलब किसी वर्ड की जो मेन चीज़ होती है, जैसे अनहैप्पीली, इसमें जो हैप्पी है हमारा स्टैम है, रूट है। इसमें जो सही वाला वर्ड है ओरिजिन, जिसे स्टैम या रूट कहते हैं। देखिए उसमें हमने उससे पहले अन लगाया ना, अन हमारा प्री हो गया, हैप्पी हमारा रूट हो गया, स्टैम्प भी कहते हैं, और फिक्स ली वाला वर्ड हो गया अनहैप्पीली, इसमें रूट स्टैम्प हमारी हैप्पी हो गया और अन हमारा हो गया क्या, अन हमारा प्रीफिक्स हो गया और सफिक्स हमारा एंड वाला ली वाला वर्ड हो गया। प्री का मतलब होता है जिसको जैसे दोस्तों यहाँ पे सिंपल बताया, बिफोर पहले वाला, प्री मतलब पहले, जो किसी वर्ड से पहले जो वर्ड हम लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। और सफिक्स क्या होता है, ऐसा वर्ड जो सबसे एंड पे हम किसी वर्ड के एंड पे अटैच करते हैं। एप्पल है ना, APPLE एप्पल होता है, अगर हम एंड पे एस लगा देंगे तो ये एप्पल्स, ये सफिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हैप्पी से हैप्पियर वर्ड हो गया, IER, ये जो वर्ड है ER, ये हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया। अफिक्स क्या होता है दोस्तों, जो दरमियान, जो कहते हैं बहुत प्रीफिक्स एंड सफिक्स एज रेफर एज सफिक्स। जैसे देखें अगर पेपर में आपको पूछा भी जा सकता है कि सफिक्स, ये अफिक्स क्या होता है, प्री और जो सफिक्स होते हैं ना, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को हम क्या कहते हैं, अफिक्सेस कहते होते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से। और स्टैम्प मैंने आपको बता दिया, सिंपल है, ये रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है मेन वर्ड, जैसे हैप्पी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए मेजर हमारी स्टैम्प है, रूट है। अब अन में फॉर एग्जांपल लगा दूँ ये प्री हो देगा, ई में लगा दूँ तो जैसे ये प्री हो देगा, एबल जो वर्ड लगा दूँगी ये सफिक्स हो देगा, तो स्टैम्प हमारा क्या होगा, इसमें मेजर वाला वर्ड होगा। स्टैम्प मैंने जैसे आपको सिंपल बता दिया, रूट को बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरे एग्जाम्पल जैसे ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्सेस की एग्जांपल आपको बताएंगे स्टैम्प की, बस जब प्रैक्टिस करने आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट देखिए दोस्तों हम कैसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले वर्ड जैसे सफिक्सेस बताए मैं, ANCS लगा के, IZR, एबल, ली वर्ड बना के हम एडवर्ब बना लेते हैं। इस तरह के ये वर्ड्स की आप एग्जांपल याद कर लेंगे ना, तो दोस्तों इससे आप फॉरन एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सफिक्स लगा है कि प्रीफिक्स लगा हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस, कहते हैं नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल जैसे इन फॉर, ठीक है, इनफॉर्म हमारा क्या नाउन है, इनफॉर्म मैंने लगा दिया ATION, मेशन, इन्फॉर्मेशन, ये हमारा जैसे इनफॉर्म था हमारा नाउन होता है, इनफॉर्म हमारा नाउन होता है, मैंने TION नहीं, तो ये हमारा नाउन बन गया। अब आगे मैं अगर इन्फॉर्मेटिव TIVE लगा दूँ तो ये इन्फॉर्मेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये डिफरेंट वर्ड होते हैं, हम जैसे एक वर्ड को
डिफरेंट सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगा के एक वर्ड का बिल्कुल ही मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे हैप्पी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है खुश होता है, अगर मैं इससे पहले अन लगा दूँ अनहैप्पी, इसका मतलब होगा ना खुश। तो दोस्तों एक वर्ड के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के हम किस तरह से मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म बताया, इन्फॉर्म हमारा वर्ब था, अगर मैंने TION लगा दिया तो ये नाउन बन गया इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इनफॉर्मेटिव कर दूँ TIVE कर, तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो दोस्तों इस तरह से प्रीफिक्स सफिक्सेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एक वर्ड का मीनिंग चेंज करने में भी। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह सफिक्सेस प्रीफिक्सेस दोस्तों वर्ब भी फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्पल है, एप्पल के साथ अगर हम एस लगा लें तो ये एप्पल्स बन जाता है। इसी तरह से हम जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, जैसे लगा लिया हमने ब्रेक, जैसे दोस्तों ED होता है, आस्क्ड ED लगा दिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया ना, हमने किसी वर्ड के एंड पे लगा दिया। इस तरह जैसे मैंने हैप्पीली वर्ड बनाया ना, LYली, इस तरह से कोई वर्ड हम एंड पे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फॉर्मिंग वाला हमारा सफिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों एडजेक्टिव की भी आपने एग्जाम्पल देखने हैं किस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल इनकी याद कर लेंगे, आपको आइडिया देगा। पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि एडजेक्टिव किस तरह से सफिक्स किस तरह से हम सफिक्स ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब किस तरह से एडवर्ब सफिक्स ऐड करके तो एडवर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब सफिक्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों याद हमेशा रखना, जो ली वाला वर्ड होता है ना, किसी भी वर्ड के साथ आ जाए तो समझ दो वो एडवर्ब है, और उसके एंड पे ली ऐड तो समझ दो ये सफिक्स है, ठीक है। अगर आप एक वर्ड को डिफरेंट चंक्स में तोड़ोगे ना, डिफरेंट हिस्सों में तोड़ोगे, उसको सेपरेट करोगे, उसको ऑपरेट करोगे, जैसे मैंने बोला अन को सेपरेट करो, हैप्पी मेन वर्ड हो गया, और ली हमारा एंड वाला वर्ड हो गया, इसको निकाल दो तो सिंपल आपका ऑपरेशन होने के बाद आपको पता लग गया पहले वाला वर्ड हमारा जो प्री है, उसके वाला मेन वाला हमारा रूट है, और एंड वाला जो वर्ड है वो हमारा सफिक्स है। तो दोस्तों इससे बड़ी इजीली आपको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। दोस्तों अगला चैप्टर है हमारा वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस से। तो दोस्तों एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी स्टार्ट वर्ड के बिगन में लगता है, स्टार्ट में लगता है। जब हम किसी भी स्टार्ट वर्ड के शुरू में लगाते हैं उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे अन, नाउन, डिस, इन, अब इसके आगे आप जो जो वर्ड लगाते जाओगे वो हमारे प्रीफिक्स के वर्ड को भी चाहिए। जैसे हैप्पी से अनहैप्पी बन गया, नॉन से नॉन मुस्लिम हो गया, डिसबिलीवर हो गया, इनफॉर्मल हो गया, जैसे ठीक है इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट प्रीफिक्सेस है जो नाउन फॉर्म करते हैं और उसका मीनिंग भी डिफरेंट तरीके से चेंज कर देते हैं। वर्ड विद प्रीफिक्सेस डिफरेंट, जैसे देखो मैंने आपको बताया दोस्तों किसी वर्ड के पास स्टार्टिंग में हमको वर्ड लगा दो तो ये प्रीफिक्स बनेगा और वर्ड की कैटेगरी भी चेंज होगी, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अनहैप्पी, ठीक है, साइड एक तरफ होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स दी और फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है दोस्तों। अब जैसे लोगों ने कहा है नेगेटिव भी हम फॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया ना हैप्पी होता है, हैप्पी, तो इस तरह से अगर हम आन लगा लेंगे तो नेगेटिव नेगेशन में चला जाएगा, नेगेटिविटी में चला जाएगा उसका। इसके अलावा हम क्या कहते हैं पॉजिटिव भी फॉर्म करते हैं, जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन होना, अगर मैं इम्पॉसिबल लगा दूँ ये नेगेटिव में चला गया, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। इस तरह पॉजिटिविटी भी फॉर्म करते हैं और जिसे कहते हैं वो नेगेटिविटी भी प्रीफिक्स जो होते हैं वो फॉर्म करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है, आप एक एक दो दो इसको याद कर लेना तो बहुत अच्छे से आपकी इसके लिए भी इसके लिहाज से भी तैयारी हो जाएगी। प्रीफिक्सेस की डिफरेंट एग्जांपल हैं। सो दोस्तों मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपने एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के तो आपने किस तरीके से अपने प्रीफिक्स और सफिक्सेस को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। दोस्तों ये एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस कर लेगा, बहुत इजी है ये वाली एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में उसका आइडिया मेन दे दिया हुआ है। तो दोस्तों डियर एस स्टेट रीडिंग डिस्क्रिप्शन और लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं लेसन नंबर 9 की तरफ। डियर STE रीडिंग डिस्क्रिप्शन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जब आप रीडिंग करने लगते हैं तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप डायरेक्टली किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपने जाके उसके मीनिंग को डिक्शनरी में सर्च आउट नहीं करना। इसके लिए रीडिंग में सबसे पहले क्या होता है कि आपने उस पूरा पैराग्राफ को 1 से 2 दफ़ा रीड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर होता है जैसे, तो आपने उस क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 दफ़ा रिपीट करके पढ़ना है।
ताकि आपको पढ़ने से उसका कॉन्टेक्स्ट पता लगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। इसकी वजह से आपको डिक्शनरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको काफ़ी हद तक उसके मीनिंग की भी समझ आ जाएगी। तो आपको पैराग्राफ समझने के लिए बेहतर है कि आप पैराग्राफ को 1 से 2 से 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा रिवाइज करें, ताकि आपको पैराग्राफ की और उसके मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये एक स्ट्रैटेजी होती है पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने की और उसको समझने की। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था मेन आइडिया कैसे ड्रिवन करते हैं। मेन आइडिया आपका हमेशा किसी भी पैराग्राफ में से अगर आपने मेन आइडिया को एलिमिनेट करना है तो आप उसकी फर्स्ट या लास्ट लाइन में देखें। और उसके बाद कहते हैं अंडरस्टैंडिंग का पैसेज। अंडरस्टैंडिंग पैसेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि दोस्तों 3 से 4 दफ़ा पैराग्राफ को रीड आउट करें। जैसे कि टॉपिक सेंटेंस का फर्स्ट लाइन में होगा, देन आपके पास सपोर्टिंग आइडिया, और देन आपके पास उसके बाद एविडेंसेस आ जाते हैं, आपके पास एग्जांपल और डिस्कशन होती है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, ताकि वो आइडिया को सपोर्ट कर सके। और एंड पे कंक्लूटिव लाइन होती है, कंक्लूजन वाली लाइन होती है, जिसमें पूरे पैराग्राफ को सम अप किया होता है। तो दोस्तों पैराग्राफ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, उसको बार बार रीड आउट करें, उसके कीवर्ड्स को एलोकेट करें। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए क्या बेसिक होता है कि दोस्तों आपको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करते जाना है। जैसे भी कोई आप पैराग्राफ रीड आउट करें तो उसके लिए एलोकेटिंग, उसको एलोकेट कैसे करनी है उसमें इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी है तो उसमें कीवर्ड्स को एलोकेट करें, जो कि या तो पहला वर्ड लाइन में किसी चीज़ को जो एलोकेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेन आइडिया होगा, या तो वो फर्स्ट वाला वर्ड होगा या उस लाइन का लास्ट वाला वर्ड होगा। तो आपने कीवर्ड्स को आप जो आपका कीवर्ड्स होंगे आप लोगों ने उसको हाईलाइट करते रहना और इस तरह से आप उसकी मेजर इन्फॉर्मेशन को आप एलोकेट करते जाएंगे और उसको फिर आपने एक सीक्वेंस में लिख लेना है। फिर टेक्सचुअल रेफरेंस क्या होता है कहाँ के दोस्तों कि आप टेक्सचुअल रेफरेंस किस सिचुएशन में बात की गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे हम पीछे कंप्यूटर पे पैराग्राफ था, उसमें उन्होंने डिफरेंट कंप्यूटर के पार्ट्स को डिस्कस किया, स्टोरेज को डिस्कस किया, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर। अब जैसे देखिए मैंने की वर्ड्स यूज़ किए हैं और इससे आपको आइडिया हो रहा है कि ये सारा पैराग्राफ किसके बारे में था, कंप्यूटर के बारे में था। तो इस वजह से आपको पैराग्राफ पढ़ने से और उसको 2-3 रिवाइज करने से आपको कंटेक्चुअल रेफरेंस भी मिलना शुरू हो जाता है कि उसमें किस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वर्ड में क्या होता है कि आप लोगों को सिमिलर वर्ड भी उसके पैराग्राफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल वर्ड लिखा होता है कि इज़ कॉल्ड, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ जैसे कोई भी एक डेफिनेशन है तो उसके बाद में लिखा रहता है इज़ कॉल्ड डैश, तो इसका मतलब है वो सारी उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती है। तो इससे सिनोनिम वर्ड भी कह सकते हैं। इस तरह से एंटोनिम भी होते हैं। एंटोनिम के लिए ये वाले वर्ड यूज है, टेकन अवे, वाइल्ड, लिमिटेड, इमूवेबल, आफ्टर, ये वाले वर्ड होते हैं। वर्ड फॉर्म कहते हैं दोस्तों वर्ड फॉर्म कैसे किए जाते हैं। जैसे इमेजिनेशन, हम एक वर्ड से किस तरह से डिफरेंट वर्ड बना लेते हैं या फिर उसमें से वेरिएशन ऑफ वर्ड्स निकाल लेते हैं। जैसे देखो सर दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे इमेजिनेशन है, इमेजिन, इमेजिनेबल, इमेजिनेटिव, इमेजिनरी। जैसे देखो सबसे पहले दोस्तों TION है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के एंड पे TIONANEC लग जाए, एंस लग जाए, टन शन लग जाए, ठीक है। इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो नाउन बन जाते हैं। अब जैसे इमेजिन आगे इसके सामने ED एंड पे लगा दे तो ये इमेजिन्ड बन जाएगा। इसका मतलब है ये वर्ब है। इमेजिन एबल वर्ड, जैसे टिव वर्ड हो गया, एबल वर्ड हो गया, ठीक है। ये वो वर्ड है जो मिल के एडजेक्टिव बनाते हैं। अब जैसे इमेजिनेटिव, ये भी एडजेक्टिव है। इस तरह इमेजिनरी करेक्टर, इसका मतलब ये कि ये एडवर्ब है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक वर्ड को कैसे फॉर्म करते हैं, एक वर्ड में से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड कैसे निकाल लेते हैं, वर्ड डिफरेंट कैटेगरी क्लासेस भी कैसे निकाल लेते हैं वर्ड की, और किस तरह से आप डिफरेंट मीनिंग और किस तरह से डिफरेंट उसकी वर्ड की कैटेगरी चेंज करते हैं, किस तरह से डिफरेंट मीनिंग भी फॉर्म कर लेते होते हैं। तो इस तरह से एक लैंग्वेज होती है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना भी होती हैं और हमें इस तरह से डिफरेंट एंटोनिम, सिनोनिम और हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी हेल्प आउट करती हैं और हमारी लैंग्वेज को भी इनरिच करती हैं। कंटेंट रिव्यू ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमें देखने की ज़रूरत है, ये हमारे पास प्रैक्टिसिंग के लिए पैराग्राफ दिए। अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना तो 1-2 दफ़ा रीड आउट इससे कर लें तो ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10, वर्ड फॉर्म। तो दोस्तों एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, एक वर्ड कैसे फॉर्म, सबसे पहले दोस्तों आपको समझने की जरूरत है वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है दोस्तों एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर हैं। लेटर को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हम एक मीनिंगफुल लेटर्स को मिला के हम एक वर्ड बनाते हैं जो हमारा लेटर कहलाता है, वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो वर्ड फॉर्म कैसे होते हैं तो दोस्तों इसको हम देखेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रीफिक्सेस सफिक्सेस पढ़ा था। जैसे अन वर्ड होता है, आपको नेगेटिव वर्ड दे रहा होता है, निगेशन दे रहा होता है,
ठीक है। इस तरह से जब हमने प्रीफिक्सेस में सफिक्सेस में पढ़ा था कि लर वर्ड है, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, उनके एंड पे जो जो वर्ड का एडिशन होता जा रहा होता है वो हमारे डिफरेंट किस्म के न्यू वर्ड फॉर्म करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर था हमारा रिलेटेड किसी वर्ड फॉर्म से रिलेटेड था। तो दोस्तों इसके आपने इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको जो की इन्फॉर्मेशन पीछे रीडिंग के बारे में प्रोवाइड किया, तो आपने सिर्फ उसको माइंड में रखना और उसको पढ़ते हुए इस चैप्टर को देख लेना है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे इस चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर है, इसमें देख लेते हैं। ये दोस्तों वर्ड फॉर्म है कि एक वर्ड कैसे बनता है। फिर देख लें परमिशन, IO है ना, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब, ये हमारा नाउन हो जाएगा। कमिटेड, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। बल वर्ड हो गया, ये इनके एडजेक्टिव हो गया। कमिटेड ये हमारा वर्ब हो गया। तो दोस्तों ये देखें, एक वर्ड से हमने कैसे न्यू वर्ड फॉर्म कर लिए, ठीक है। तो दोस्तों जब आपने इसको किसी भी ब्लैंक में फिल करना है तो आपने उसकी लोकेशन देख लेनी है। अगर ये वर्ड कहीं मिड में आ रहा है तो इसका मतलब है कोई हमारा वर्ब ही लगेगा उसके मिड पे। अगर एंड पे जा रहा है, अगर एंड पे ब्लैंक है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई नाउन लगेगा। स्टार्ट में और एंड पे ब्लैंक होगी तो इसका मतलब है कि वो शुरू या एंड पे हमारे पास नाउन कोई लगेगा। अगर किसी कोई नाउन है तो उसके साथ उससे पहले हम एडजेक्टिव लगा देते हैं या नाउन के बाद एडजेक्टिव लगा देते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो जो दोस्तों एडवर्ब होता है वो मोस्टली हम नाउन के बाद आता होता है, ठीक है, या तो एडजेक्टिव से पहले आता होता है। तो ये अपनी चीज़ों को की आइडियाज़ हैं जो आपने माइंड में रखने हैं जब आपने कोई भी एक्सरसाइज को फिल आउट करना है। रीडिंग अंडरस्टैंड, लेसन नंबर 11 है रीडिंग अंडरस्टैंडिंग रीडिंग। तो दोस्तों अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे आपने इन की वर्ड्स पे ध्यान रखें। वाई वी आर रीडिंग, हाउ द ऑथर और द रीडर हैज मेड दिस मेजर स्टेटमेंट। हम इन की पॉइंट्स पे आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है जब आप कोई भी रीडिंग करें। वाई, व्हाट एंड हाउ, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब आप किसी भी टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे होते हैं। व्हाट में क्या होता है कि वाई की क्यों हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। व्हाट का मतलब है कि क्या है इस पैराग्राफ में, एंड हाउ और कैसे है, ठीक है। ये आपने की इन्फॉर्मेशन की जो आपका है ना, ये की वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट है, ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स को आपने माइंड में रखना है अपने बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोच टू कॉम्प्रीहेंशन। अप्रोच कहते हैं कि रीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रोच टू कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि आपने क्या करना होता है, किसी भी पैराग्राफ होती है उसमें आपने की आइडियाज़ को एलोकेट करना है, सपोर्टिंग आइडियाज़ को एलोकेट करना है, एविडेंसेस को देखना है, आपने एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड करते जाना है, एविडेंसेस को एक्सक्लूड करते जाना है। किसी भी चीज़ में आप उसकी ओवरऑल उसका आइडिया लेने के लिए आप उसको रीड आउट करते हैं। लेकिन ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपने की आइडियाज़ को एलोकेट करना है तो आपने उसका क्या करना है, फर्स्ट लाइन पढ़ना है, की आइडियाज़ को हाईलाइट करते जाना है और उसको फिर आपने फाइंड आउट करते जाना है। इसी तरीके से हम चलते हैं मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मेटाफोरिकल लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, जिसमें हम किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए मेटाफोरिकल लैंग्वेज जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह बहादुर है। जैसे मैंने कहा अली बहादुर है, ठीक है, किसके जैसा बहादुर है, शेर की तरह। अली इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है, अली शेर है, अली इज़ लाइन। तो हमने एक इंसान को शेर की क्वालिटी दे दी। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज होती है। जैसे फ्लावर वर स्माइलिंग, तो फ्लावर वर स्माइलिंग यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स को मैंने मेटाफोरिकल जिसे कहते हैं क्वालिटी दे दी, एक लैंग्वेज दे दी, ठीक है। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज हमारी होती है। इस तरह से स्टाइल क्या होता है, स्टाइल देते राइटर, जब राइटर दोस्तों जब अपनी राइटिंग करता है तो उसमें हमारे पास राइटर के 4 मेन पर्पस होते हैं राइटिंग करने के। या उसका स्टाइल क्या होता है, फॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है कि वो मोस्टली बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करता है कि रीडर अगर वो उसका टेक्स्ट ऐसा है जैसे फिक्शनल टेक्स्ट है तो वो बड़ा क्यूरियोसिटी वाली लैंग्वेज, अगर उसका नैरेटिव राइटिंग उसकी स्टाइल होगा, अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो वो उसमें क्या करेगा, कोशिश होगा वो डिस्क्रिप्शन दे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, उसके एविडेंसेस एग्जाम्पल्स कोट करे उसकी फर्दर आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। या तो फिर अगर उसकी राइटिंग परसुएसिव होती है जिसका मकसद है उसमें वो डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देता है, कन्विंसिंग आइडियाज़ रखता है, लॉजिकल रीजनिंग देता होता है ताकि वो किसी
रीडर को कन्वेंस करे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो फोर्थ वाला पर्पस होता है वो रीडिंग का ये पर्पस होता है जिसमें राइटर का फोकस है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि वो राइटर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम की वर्ड्स में डिवाइड करके और फिर उसमें से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजी वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेन जो होता है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में हम जैसे अपनी दोस्तों से कॉन्वर्सेशन होती है वो इनफॉर्मल में आ जाती है, ठीक है। जो हमारी टेक्स्ट मैसेजिंग पे बात होती है ये इनफॉर्मल हमारा स्टाइल होता है। जो फॉर्मल होता है जैसे हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, नॉवल रीड करते हैं, बुक रीडिंग होती है, ठीक है, मैगजीन रीड आउट करते हैं, ये हमारा फॉर्मल राइटिंग स्टाइल होता है जो राइटर फॉलो करता है अपनी राइटिंग में। जैसे हम जोक्स क्रैक करते हैं, ठीक है, ये हमारा इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। दोस्तों से कॉन्वर्सेशन, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल होता है। समरी क्या होता है दोस्तों? समरी क्या होता है? किसी भी चीज़ का सम अप निचोड़, जिसे कहते हैं हम जो पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो हम स्क्वीज आउट करते हैं वो हमारा समरी होता है, ठीक है। किसी चीज़ का निचोड़ निकाल लेना हमारा समरी होता है। ओपिनियन सिंपल क्या होता है कि कोई चीज़ पे अपना कमेंट देना, अपना व्यू पॉइंट रखना, इसे हम इसे कहते हैं ओपिनियन कहते हैं। लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग में हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को लिस्ट आउट करते जाना, ठीक है, मार्कर्स बनाना, तो ये हमारा होता है लिस्टिंग कहलाता होता है। लिस्टिंग मार्कर्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें रहते हैं, 1 2 1 3 4 5 3 4, ये डिफरेंट किस्म की ये मार्कर्स हैं जो हम लिस्टिंग के लिए यूज़ करते होते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, रीडिंग मेकिंग इन्फेरेंस, ठीक है। मेकिंग इन्फेरेंस में क्या होता है कि मेकिंग इन्फेरेंस दोस्तों कि रीडिंग आपको क्या इन्फर कर रही है, क्या आपको कन्वे कर रही है, इसे बोलते हैं रीडिंग इन्फेरेंस या फिर मेकिंग इन्फेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने इसमें राइटर आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास आइडेंटिफाई 2 इंसिडेंट, राइट डाउन अ पीस ऑफ पेपर विद व्हाट यू माइट इन्फर इफ़ यू सॉ द फॉलोइंग 2 अकरेंस। कहते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 2 सिचुएशन दे दी गई, कहते हैं कि इसमें आप क्या करेंगे अगर आपके साथ ये अगर आपके पास ये 2 सिचुएशन होते हैं। आ हाई स्कूल हैज़ पुलिसमैन वॉकिंग अप एंड डाउन इट्स मेन हॉल। कहते हैं एक हाई स्कूल में एक पुलिसमैन चलता हुआ गया और उसके मेन हॉल में चला गया। अब आपने इससे क्या इन्फर किया है, क्या आपको आइडिया इसमें से लग क्या रहा है, क्या आपको इसमें से क्या आप समझ रहे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि क्यों पुलिसमैन गया है और वो उसके मेन हॉल में क्यों गया है। अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन देखते हैं। आर डॉग श्रिंक्स आर क्रिंच व्हेन यू ट्राई टू टैप हिम। कहते हैं जो डॉग होता है ना वो उसको इरिटेशन होता है, क्रिंज होता है, ठीक है ना। व्हेन यू ट्राई टू पैट हिम, जब आप उसको थपथपाते हैं। तो कहते हैं व्हाट डू यू इन्फर, और इसको पढ़ने के बाद आपने क्या इन्फर, क्या आपको आइडिया इसमें से लग रहा है, क्या ड्रिवन आउट कर रहे हैं, क्या आप क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल के ऑडियंस को कन्वे करना चाह रहे हैं। इन्फर सैम्पल ये होती है हमारी जैसे आप इस पिक्चर को देख लें, इसमें से आप क्या इन्फर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक वो आदमी स्मोकिंग कर रहा है, अब एक लेडी है जो एक डोर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। अब इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन आप इसमें से क्या ड्रिवन आउट कर रहे हो। माइट भी वो इसमें कहना चाह रही हो कि द ओल्ड वुमेन कुडंट सी बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। माइट भी ये पॉसिबिलिटी कि वो देख नहीं पा रही स्मोकिंग की वजह से, या फिर वो कह रही है द वुमेन इज आस्किंग फॉर समथिंग एल्स, कि या वो उसे कहना चाह रही है कि तुम स्मोकिंग बाहर जाके करो। द ओल्ड मैन वॉज पॉइंटिंग टू नॉन स्मोकिंग साइन, या ये वाला मेन हो सकता है कि हो सकता है वो इस आदमी को इशारा करवाना चाह रही है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलो नहीं है। तो देखिए डिफरेंट किस्म की इन्फेरेंस होती है। जब ये देखें दूसरी प्रैक्टिस है, इसको भी आप देख लें कि आप इसको एक तरफ उसके यहाँ पे 2 हमारे पास करेक्टर हैं, एक तरफ वो टीवी पे टाइम स्पेंड कर रहा है, दूसरी तरफ जो बच्चा है वो बुक रीडिंग की तरफ टाइम। इसमें से आपको क्या सिचुएशन क्या आपको इन्फर कर रही है। द मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद हिज विजन, के आदमी को मसला है, देखने का मसला है, या फिर द बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क, द मैन वॉच अ लॉट्स ऑफ टीवी, द फादर कैन नॉट रीड। इससे हम क्या इन्फर कर रहे हैं, हम मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों देखें, द फादर हैज़ अ प्रॉब्लम विद द विजन का तो नहीं मेरे हाल से मसला हो सकता, पॉसिबिलिटी है विजन का मसला है क्योंकि उसका बेटा यहाँ पे पीछे पढ़ रहा है, एक बच्चा क्योंकि सेम टाइम पे पढ़ रहा है। तो फिर हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि उसके बाप का जो, क्योंकि उसने ग्लासेस भी लगाई हुई हैं और वो टीवी देख रहा है और लाउड साउंड है क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा है। तो देखें उसके में से हम ये ड्रिवन आउट कर सकते द बॉय हैज़ अ प्रॉब्लम विद द विजन, उसको देखने में मसला है। तो इस तरह से इन्फेरेंस हम निकालते हैं एक सिचुएशन को, एक पैराग्राफ को, एक पिक्चर को देखने के बाद आप क्या इन्फर कर रहे हो, क्या उसमें से इन्फॉर्मेशन ड्रिवन आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने बहुत ध्यान से इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को एक पैराग्राफ में से कैसे निकालते हैं, एक पिक्चर में से किस
तरीके से क्लिक आउट करते हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलते हैं, असेसिंग द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को आप कैसे असेस करते हैं, एक टेक्स्ट को आप अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल स्पीचेस, एडवर्टीजमेंट होती हैं, क्योंकि हम उसे असेस कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन। अब कहते हैं जैसे देखो, हम हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल होती हैं, जैसे होगी एड्स होती है, टीवी एड्स होती हैं। अब हम उसमें क्या करते हैं, हमें एक तरह से वो अट्रैक्ट करती हैं, किस तरह से, या तो वो डिफरेंट जिंगल से यूज़ करती हैं, ठीक है, बड़ी क्लिकिंग लाइन यूज़ करती हैं, जैसे हमारे देश का बिस्किट गाला, या फिर वो ऐसी टैग लाइन हर, या फिर कोक की कमर्शियल में जैसे देख लें, सॉन्ग, फेमस पर्सनालिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें वो फ़ौरन असेस करते हैं, हम उस चीज़ को अप्रोच करते हैं। अगर हम उसको बाई करते नहीं करते, लेकिन हम एक दो दफ़ा उसका इम्पैक्ट हमारे पर होता है और हम एक दफ़ा रुकेंगे, उसके बारे में देखेंगे ज़रूर। तो इस तरह से जब रीडिंग करते हैं असेस द टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को कैसे असेस करते हैं। तो इसके लिए असेस करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज़ फैक्ट क्या है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को जब हमने हकीकत जाननी होती है, फैक्ट होता है किसी रियलिटी पे बेस करती हुई जो चीज़ होती है, उसे हम फैक्ट कहते होते हैं। तो कहते हैं हम किसी भी चीज़ को हमने जब अप्रोच करना होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो हम उसके रिलेटेड हम फैक्ट्स को जान सकें, ठीक है। फैक्ट होती है किसी चीज़ की एविडेंसेस पे बेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपके फैक्ट्स होते हैं। और उसके बाद नाउ वी टर्न टू ओपिनियन जो मोस्ट ऑफ द ओपिनियन जो होता है आपका ऑन व्यू पॉइंट होता है, जो कि हमारा अनबाइस्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देते होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन रखते हैं, वो हमारी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस करते हैं, वो हमारी अनबाइस्ड होती है। मतलब रीडिंग जो होती है वो हमारी बाइस्ड होती है, उसमें किसी भी किस्म का हम अपना ओपिनियन कोट नहीं कर सकते, क्योंकि राइटर की वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे बेस करती हुई रीडिंग होती है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ याद रखना है कि जब भी राइटर जब राइटिंग करता है, तो वो ऑब्जेक्टिव राइटिंग करता है और बाइस राइटिंग होती है, वो इन चीज़ों से बालातर होकर अपनी राइटिंग करता है, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है आपने, जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं इनको देख लीजिएगा आप एक दफ़ा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने इन एक्सरसाइज को कैसे अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं असेसिंग द टेक्स्ट। दोस्तों असेसिंग द टेक्स्ट, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे शोइंग द राइटर अचीव दीज फैक्ट्स बाय। असेस कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे देखिए शोइंग एक्शन शो करके, पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू करेक्टर माउथ, कहते हैं, या फिर वो एक्चुअल वर्ड को करेक्टर के माउथ में डालते हैं। जैसे देखो अपने जो वर्ड्स होते हैं उसको करेक्टर के जरिए कन्वे करवा रहा होता है, ठीक है। शोइंग डायरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे देखो वो जो राइटर के माइंड में बात होती है वो करेक्टर के मुंह से वो निकलवा रहा होता है, ठीक है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करवा रहा होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट का जो वो कन्वे करवाना चाह रहा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में या इनडायरेक्ट वे में, तो वो कैरेक्टर के मुंह से निकलवाता है। मेकिंग कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, जैसे देखो एक कमर्शियल, इस तरह से आपको टीवी पे बहुत सी कमर्शियल मिल जाएंगी। जैसे देखो थी 100 रुपये में इतना ज़्यादा, मैं सर्फ के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे दो सर्फ की कमर्शियल, जैसे एरियल का कंपैरिजन किया हुआ था, सर्फ एक्सल नहीं था मेरे हाल से, एक और सर्फ था, लेकिन जिसमें 100 रुपये में इतना ज़्यादा। अब इसका मतलब ब्राइट की बात कर रहे थे, तो अब देखिए उन लोगों ने देखिए किस तरीके से कंपेयर कंट्रास्ट भी किया, और एक दफ़ा हमारी ऑडियंस की अप्रोच अटेंशन को गेन भी किया। एसोसिएटिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू आर एक्शन बाय विच करेक्टर कैन ईजीली एंड क्विकली बी आइडेंटिफाई। और देखो उन लोगों ने नहीं दी, अब हम जैसे देखो एसोसिएट कर दिया किसी करेक्टर का, 100 रुपये में इतना ज़्यादा, जो महंगे पाउडर से भी निकाले दाग ज़्यादा, ऐसे करके थी। अब देखो उन लोगों ने वहाँ पे एरियल का नाम नहीं यूज़ किया, सर्फ एक्सल का नाम नहीं यूज़ किया, लेकिन हमें फ़ौरन क्लिक हो गया, वी कैन ईजीली क्विकली आइडेंटिफाई, और हमें पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है यार ये उसके बारे में बात करें, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो वाकई में 100 रुपये सस्ता है, और जो दूसरी वाली प्रोडक्ट है वो 100 रुपये ज़्यादा महंगा है। तो इस तरीके से आगे 6 वाला पॉइंट देखिए, चूज द वर्ड एंड बाय पिकिंग आउट अ स्पेसिफिक फीचर डिटेल दैट कॉल द कैरेक्टर विविडली टू द माइंड। तो कहते हैं इस तरीके से वर्ड्स को चूज करते हैं, जैसे देखें कितना सिलेक्शन, कितना केयरफुल के 100 रुपये में इतना ज़्यादा, जो निकाले दाग महंगे पाउडर जैसे, ठीक है ना, पाउडर जैसे, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो कितना अच्छा सूटेबल वर्ड्स का वो सिलेक्शन करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड का डिटेल का करेक्टर करते हैं, और वो हमारे विविडली हमारे माइंड में भी वो चीज़ बैठ जाती होती है।
तो एक्शन क्या होता है? एक्शन होती है किसी चीज़ को जो परफॉर्म करवाना होता है, जो राइटर के माइंड में जो चीज़ होती है उसको कन्वे करवाना। जैसे राइटर होता है ना, राइटर अपनी अपनी थॉट को रीडर तक कन्वे करवाना, जिसे हम कहते हैं एम्पैथी भी कहते हैं, जिसमें जब रीडिंग करता है तो ऑथर जो रीडर जो रीडिंग कर रहा होता है वो बेसिकली राइटर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड कर रहा होता है, और उसको फिर उसी तरीके से फील करने के बाद दूसरे को भी कन्वे कर रहा होता है। जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं तो वो बेसिकली कि सिर्फ राइटर की इनर फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हम फिर उसकी एम्पैथी हम अपने अंदर लेते हैं और फिर किसी को बता रहे होते हैं कि यार उस ड्रामे में ऐसे हुआ। तो ये बेसिकली इस तरीके से है कि हम एम्पैथी एक्शन ये हमें राइटर क्लिक करवा रहा होता है कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना है। देन स्पीच आ जाती है। स्पीच क्या होता है? हमारा जो भी हमारी अटरेंस होती है, हमारे जो स्पीकिंग होती है, वर्ड्स होते हैं, वो हमारी स्पीच कहते हैं। स्पीच जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था, वर्ड्स होते हैं, करेक्टर होते हैं जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान करेक्टर के मुंह से निकलते होते हैं, वो हमारी स्पीच का पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, जैसे देखो इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट निकाली, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट जैसे ये पैराग्राफ, ये हमारा चैप्टर जो रीडिंग असेसिंग द टेक्स्ट, ठीक है, इससे रेलिवेंट है, ये हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं घुमा फिरा के बोलती भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश 101 अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट हो जाता। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक्स की तरफ आ रहे हैं, ये हमारी डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है कि आप डायरेक्ट अपने पॉइंट पे जंप करो। ये नहीं है कि आपने इनडायरेक्ट वे में बात करनी है, तो आपका पैराग्राफ भी जो टेक्स्ट होता है उसको असेस करना हो तो आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ उसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे फर्स्ट लाइन होगी या फिर आपकी लास्ट लाइन, आपको अननेसेसरी चीज़ों को एक्सक्लूड करते जाना है। फिर आपने कंपेयर एंड एसोसिएशन देखनी। कंपेयर एंड एसोसिएशन मैंने सिंपल आपको बताया था कि आप मोस्ट ऑफ द जैसे आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाली रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली एसोसिएशन उन लोगों को दिखाई देते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी तो वो एक चीज़ के बारे में होगी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में होगा तो उसमें क्या होगा? एसोसिएशन, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट किया होगा, या दोनों की सिमिलैरिटीज बताएंगे तो दोनों के डिफरेंसेस बताए होंगे, और फिर उसको एसोसिएशन बताई होगी। मोस्ट एसोसिएशन का मतलब है किसी चीज़ को उसके साथ एसोसिएट कर देना। जैसे देखिए हम अगर राइटर भी उस पॉइंट को अपनी पकड़ता है जो सोसाइटी में ज़्यादा क्लिक कर रही होती है और जो लोगों को ज़्यादा अप्रोच कर रही होती है, ताकि जिससे लोगों की अटैचमेंट ज़्यादा होती है, ताकि वो लोगों के माइंड तक अप्रोच कर सकें, एसेस कर सकें। तो एसोसिएशन इस तरह से हम देखेंगे। Association of the character with one particular point of view or action by which they can easily and quickly identify। कहते हैं एसोसिएशन करेक्टर के जरिए वो ऐसे ही करवाता है, जैसे देखिए हम कोई नॉवल रीड आउट कर रहे होते हैं तो कहते हैं वो ऐसे करेक्टर को एसोसिएट करवाता है कि हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए हम कोई नॉवल रीड आउट, हमें पता लग जाता है कि ये इस नॉवल का विलन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये इसमें अब इसका क्लाइमेक्स आ गया, ये अब इसकी एंडिंग है, ये इसका हैप्पी एंडिंग है, सैड एंडिंग है। तो हमें इसमें ये चीज़ें भी इस तरह से इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि एसोसिएशन हमारी करेक्टर के साथ हो जाती है। चूज ऑफ द वर्ड एंड पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर है डिटेल दैट कॉल द करेक्टर विविडली टू द माइंड। कहते हैं चूज जो करेक्शन हमारे, जैसे नॉवेल्स जब हम पढ़े होते हैं इसमें बड़े केयरफुली वर्ड का सिलेक्शन किया होता है ताकि वो पर्टिकुलर इम्पैक्ट भी रीडर के ऊपर डाल सके और विविडली हमारे माइंड में भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। करेक्ट दोस्तों, तो इसके लिए इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 50 इवेल्युएटिंग टेक्स्ट इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा। विजुअल डाटा इंटरप्रेटिंग का मतलब, इंटरप्रेट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल असेस करना, सिग्निफिकेंस, अहमियत समझना। विजुअल डाटा जो आपको डेटा दिखा, विजुअल का मतलब जो आंखों से देख सकते हैं, डेटा को होता है इन्फॉर्मेशन को कहते होते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएटिंग टेक्स्ट कैसे कहते हैं? इंटरप्रेटिंग विजुअल डाटा कहते हैं जो हमें डेटा नज़र आ रहा होता है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है। उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ग्राफ्स के जरिए, चार्ट के जरिए, डायग्राम, टेबल और मैप के जरिए। ये बहुत इजीली आपको हेल्प आउट करती है इन्फॉर्मेशन को डीकोड करने में और अंडरस्टैंड करने में, एनालिसिस करने में। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हम बार ग्राफ जैसे देखा हुआ है दोस्तों, आप बस इसके MCQs के पर्सपेक्टिव के ध्यान रख लीजिए कि बार ग्राफ इस तरह का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा मैप है, इसे मैप रीडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरप्रेटिंग द चार्ट, ठीक है। ये देखें, ये इंटरप्रेटिंग द चार्ट की जैसे इंटरप्रेट यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो दोस्तों देखें इसे इंटरप्रेटिंग द चार्ट कहते हैं। जैसे हम लेबल आउट कर दिया होता है जैसे किसी चीज़ को, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। मेकिंग कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव वर्ड मैंने आपको बताया था वो यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो ये जैसे सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज यूज़ की हुई हैं। एब्सोल्यूट वर्ड, ये ली वर्ड मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा एडवर्ब में फॉल कर देता है, ये एडजेक्टिव में फॉल करेगा। लो, ई, आर, ये सारे एडजेक्टिव ही हैं हमारे। डिस्क्रिप्टिव 2 सिलेबल, दोस्तों सिलेबल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे देखो आप टैप करो किसी वर्ड को, बता केयरफुल। अब देखो मैं टैप करती हूँ ताकि आपको आवाज़ भी आए। केयरफुल, केयरफुल, केयरलेस, बोरिंग, अ फुल, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए आपने कितनी इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये सिलेबल 2 सिलेबल वर्ड है, ठीक है। इस तरीके से जो आप जहाँ पे आपकी सांस नहीं टूटती, जिस वर्ड को बोलते हुए आपकी सांस नहीं टूटती, समझे उसमें सिलेबल नहीं है। जिसमें बोलते हुए वर्ड पे आपकी सांस टूट रही है, टैब हो रहा है, तो समझ जैसे कॉमन, हैंडसम, ठीक है, पोलाइट, पोलाइट, क्वाइट, 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 इसमें हमारे पास साउंड नहीं ब्रेक हो रही। तो दोस्तों ये 2 सिलेबल है जिसमें एडजेक्टिव हम कैसे ऐड करते हैं हम, ठीक है। मोर वाला जो वर्ड होता है दोस्तों वो हम कंपैरेटिव के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग किसी सब चीज़ों के साथ कंपेयर करना है उसके लिए हम मोस्ट यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे देखो केयरफुलर तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, केयरफुलेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं फिर हम उनके साथ मोर और या फिर मोस्ट वाला वर्ड लगाते होते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी ऐसे ही है दोस्तों। हम आगे कहते हैं यूज इन सेंटेंसेस को यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे इक्वल एंड नॉन इक्वल एंड द सुपरलेटिव फॉर्म और पैरेलल इंक्रीज होते हैं। इक्वलेंट कहते हैं दोस्तों जो बिल्कुल इक्वली सिमिलर होते हैं, सिमिलर, सिमिलर जो सेम चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एज मच एज मेनी एज, ठीक है। सिमिलर, द सेम, द अलाइक, अलाइक, इक्वल टू, सिमिलर, ये वाले हमारे होते हैं कंपैरिजन के लिए, इक्वलेंसी के लिए यूज। नॉन इक्वलेंसी के लिए ईदर, नीदर, नॉर, फ्यूअर देन, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये हम नॉन इक्वलेंट, जो इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी कंट्रास्ट आता है तो उसे नॉन इक्वलेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी साथ देख लीजिएगा। और आगे पैरेलल इंक्रीज, पैरेलल इंक्रीज क्या होता है दोस्तों? पैरेलल इंक्रीज में क्या करते हैं हम, जैसे दो ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हैं और दोनों आपको सेम मीनिंग जो होता है वो कन्वे, जैसे बिगर है ना, बिगर का मतलब बड़ा होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, बड़ा, कॉम्प्लेक्स पेचीदा होना। इस तरह से सिमिलर, इसमें दो पैरेलल मतलब दोनों सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिनोनिम वर्ड यूज़ करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्मॉलर का मतलब होता है छोटा, एंड लेस का मतलब भी होता है कम करना। जैसे देखिए इसे पैरेलल इंक्रीज कहा जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। आगे देखते रहते हैं दोस्तों, हम आगे वाला हम पढ़ रहे हैं अब चैप्टर नंबर 60 में एवेल्यूएटिंग टेक्स्ट। ऐसे दोस्तों एवेल्यूएशन से रेलिवेंट है अगेन कि कैसे हमने सिग्निफिकेंस एक टेक्स्ट की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना है, उसको अप्रोच करना है। अच्छा, लुक एट द 5 स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिफरेंट एटीट्यूड अबाउट अ शैबी हाउस। लेबल ईच सेंटेंस स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन फ्रॉम द वर्ड बैंक। तो दोस्तों ये अपने लोगों ने एक आपको पैराग्राफ दे दिया है एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसमें वर्ड्स को फिल आउट करने के लिए कि आप इसके लिए कौन सा टेक्स्ट वर्ड जो सूटेबल है जो आप इसमें लगा सकते हैं। सिचुएशनल आयरनी क्या होती है दोस्तों? सिचुएशनल आयरनी जैसे कहते हैं अकर व्हेन द डिस्क्रिपेंसी लाइड इन द सिचुएशन इटसेल्फ, यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपन। कहते हैं सिचुएशनरी आयरनी। आयरनी दोस्तों कहते हैं कि जैसे किसी कोई सिचुएशन में किसी चीज़ की उम्मीद लगा के होना कुछ और, इसे आयरनी कहते होते हैं, ठीक है। कि कुछ और आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो तो उसके ऑपोजिट में कुछ और हो जाए। जैसे देखें एक यहाँ पे सिचुएशन, देयर इज अ हाउस ऑन अ फायर एंड यू एक्सपेक्ट दैट फायर फाइटर्स टू एम्स टू वाटर पाइप एट द फायर बट इंस्टेंट ही एम्स टू पेट्रोल पाइप, दिस वुड बी वेरी एरोनिकल। कहते हैं जैसे देखो सिचुएशन बड़ी फनी थी यहाँ पे बताइए। जैसे कहते हैं अगर किसी घर में आग लगी और फायर फाइटर है तो आपको यही उम्मीद होगी कि वो पानी से पाइप डालेंगे। ये होता है, ये हमारा था सिचुएशन, दिस वाज अ रियल सिचुएशन और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यही होना चाहिए। और ये सिचुएशन आयरनी में क्या होगा कि वो पाइप के जरिए फॉर एग्जांपल पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दे तो ये हम क्या करेंगे, इसे सिचुएशनल आयरनी कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑलरेडी परेशानी में हो और कोई बाहर से आके उसके ऊपर फिर दोबारा उसको उसी चीज़ की परेशानी देना, तो हम कहते हैं ना ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। दिस इज सिचुएशनल आयरनी बेसिकली। वर्बल आयरनी कहते हैं बोल के जिस, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक सिचुएशन की एग्जांपल दी और एक वर्बल आयरनी की जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी है। इसे बोलते हैं बोलकर। जो बोलकर हम किसी सिचुएशन में हों और उसको बोलकर किसी चीज़ में इजाफा करे, वो हमारी सिचुएशन आर्गुमेंट करते हैं। सिंपल, आपको पता है किसी चीज़ पे अपने लॉजिकल रीजनिंग देना, और वो लॉजिकल रीजनिंग आपकी किस पे, आपकी परसुएसिव होनी चाहिए, जिससे आप लोग कन्वेंस। परसुएसिव ऐसे एक एक्ट होता है स्पीकिंग का, कॉन्वर्सेशन का, जिसमें आप लोगों को कन्वेंस कर लेते हो और आपकी कॉन्वर्सेशन एविडेंस पे बेस्ड होती है। इसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ फेलिसीज। फेलिसीज तो दोस्तों क्या होती है, हमारे पास 3 फेलिसीज होती हैं। इसको मैं पहले डिफाइन कर देती हूँ कि फेलिसी क्या होती है। फेलिसी दोस्तों सिचुएशन है। फेलिसी दैट्स इग्नोर द इशू यू फाइंड विल फाइंड दैट द राइटर मे चेंज द सब्जेक्ट, indulge in circular reason or give away to the personal attack or any create any imaginary opponent। तो दोस्तों ये एक सिचुएशन, फेलिसी एक सिचुएशन को कहते हैं। फेलिसी सिंपल आपने माइंड में रखने की, फेलिसी एक सिचुएशन जो मे बी ट्रू हो, मे बी फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। फेलिसी की 3 इन लोगों ने फेलिसी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जो चेंजिंग द सब्जेक्ट, सर्कुलेटिंग द रीजन और टीचिंग पर्सनल अटैक भी होता है। चेंजिंग द सब्जेक्ट में क्या होता है, देखो दोस्तों इस मेथड में आर्ग्यूमेंट जो करता है ना राइटर, उसमें क्या करता है, टू डाइवर्ट द ऑडियंस अटेंशन फ्रॉम द ट्रू इशू। अच्छा, चेंजिंग द सब्जेक्ट, इसमें फेलिसी में क्या होता है, देखिए हमारी ना, जैसे हम किसी सिचुएशन में इंडल्ज होते हैं और हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को बड़े, कुछ लोगों में बड़ी टेक्निक होती है ना कि एक टॉपिक से बड़े बहुत ही तरीके से अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। ये हमारे होते हैं चेंजिंग द सब्जेक्ट, जो मेन टॉपिक से आपको आपकी अटेंशन किसी और पॉइंट की तरफ ले जाए, ये हमारी चेंजिंग द सब्जेक्ट इस फेलिसी में आ जाएगा, जो मे बी ट्रू हो सकती है, मे बी फॉल हो सकती है। और देखते हैं सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं, इन दिस सपोर्टिंग रीजन इज द सेम एट द कंक्लूजन। कहते हैं इसमें क्या होता है सर्कुलर रीजनिंग, इसमें हमारा सेम जैसे कंक्लूजन जो हमारा आइडेंटिफाई किया होता है, कंक्लूजन जैसा ही हमारा होता है सर्कुलेटिंग रीजनिंग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पर्सनल अटैक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ना तो ट्रू होने की हमें वो ज़रूरत होती है, ना ही फॉल्स में। और कहते हैं दिस काइंड ऑफ फेलिसी ऑफन अकर इन पॉलिटिकल डिबेट्स। ये वाकई में ये पॉलिटिकल डिबेट में ये कर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें आप ना तो गलत स्टेटमेंट देते हो, ना तो वो ट्रू होती है, ना बल्कि वो ट्रू हम कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप पर्सनल अटैक करते हो, जैसे पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, उनमें बैठ के आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, एक दूसरे के मुंह पे बैठ के उनको एक वो किया जा रहा है, एक सिचुएशन में उनको ब्लेम किया जा रहा था या फिर उनके एलिगेशन लगाए जा रहे थे, ये पर्सनल अटैक में आ जाएगा। देन देख लें फोर्थ वाली, हमारे 4 टाइप है फेलिसी डैट ओवर जनरलाइज, ओवर सिंप्लीफाइड इशू, ठीक है। इसके देख लेते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप फेलिसी। कहते हैं फेलिसी की ये टाइप है, ये अपने याद रखने पेपर में पूछी जा सकती हैं। ओवर सिंप्लीफाइड इशूज पे आती हैं। अ पर्सन हु ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन द बेसिक ऑफ द इनसफिशिएंट एविडेंसेस इन मेकिंग अ हैस्टी जनरलाइजेशन। कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है जो किसी चीज़ के बारे में अपना कंक्लूजन, किसी एक पॉइंट के बारे में अपना कंक्लूजन निकाल लेता है और उसके ऊपर कोई उसके पास एविडेंसेस नहीं होते, तो ये हमारी हैस्टी जनरलाइजेशन होगी, ठीक है। कोई भी किसी किस्म का कोई आइडिया उसके ऊपर हमारे पास का एविडेंसेस नहीं है या हमारे पास कम एविडेंसेस हैं और उसके बारे में हम अपना कोई एक कंक्लूजन पॉइंट निकालेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, हैस्टी जनरलाइजेशन होगा। अच्छा, फॉल्स कॉजेज ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही है। नेक्स्ट देते हैं फॉल्स कंपैरिजन, गलत किस्म। फॉल्स कंपैरिजन 2 चीज़ों के दरमियान ऐसा कंपैरिजन करना जो रिलेटेबल ना हो, जो अलाइक ना हो, जो बहुत रेयर हो, अलाइक ना हो, तो इसे फॉल्स कंपैरिजन में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 17 की तरफ, क्लोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। क्लोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन
दोस्तों क्लोज रीडिंग क्या होती है दोस्तों? ये जो क्लोज रीडिंग प्रोसीजर होता है इसमें आपने क्या करना था, ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन को बहुत बेहतर बनाती होती है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, हमें डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ड को स्किप कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ब्लैंक्स ही होती हैं, डिलीशन होता है, डिलीशन ऑफ वर्ड होता है। और इसका करने का मकसद क्या होता है, ताकि आप में फ्लुएंसी पैदा हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो और आपकी रीडिंग की फ्लुएंसी को भी बेहतर किया जा सके। और मोस्टली दोस्तों जब इसमें जब क्लोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग की जाती है, इसमें मोस्टली क्या होता है कि इन लोगों ने जो ब्लैंक्स दी होती हैं वो ग्रामेटिकल होती हैं, ग्रामेटिकल मतलब वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, इनकी एग्जांपल होती हैं, या फिर लेक्सिकल वर्ड हो सकते हैं। लेक्सिकल वर्ड में कुछ भी आ सकता है, जैसे नाउन, फिर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये वाले वर्ड आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका करने का मकसद क्या होता है कि एक तो इसे रीडर को दिया जाता है ताकि रीडर इस ब्लैंक को फिल करे, डिलीशन ऑफ वर्ड को फिल करे और उसमें सूटेबल जो भी कैटेगरी ऑफ वर्ड आती है वो ऐड करें, ग्रामेटिकली जो वर्ड फिक्स होने वाला तो उसको फिक्स करें। इसका पर्पस क्या होता है दोस्तों? इसके सेवरल पॉइंट्स हैं, देखें आप इसको ध्यान से पढ़िए, पेपर में पूछा भी जा सकता है क्लोज रीडिंग के सेवरल पॉइंट क्या होते हैं। तो दोस्तों तो सबसे पहले ये क्या करती है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्लोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपने क्या इनकरेज करती है, फ्लुएंट रीडिंग इनकरेज करती है। और सेकेंडली ये क्या करती है, रीडर टू यूज आर रेंज ऑफ द रीडिंग स्किल टू कंप्लीट द टेक्स्ट। और इसमें क्या करती है, रीडर में इंकरेजमेंट पैदा करती है ताकि वो टेक्स्ट को रीड आउट करे और अपना टास्क को वो कंप्लीट करे। इट इज थॉट प्रोवोक एज इट्स ट्रेन टू द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर विद इन अ सेमेंटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और कहते हैं इसके अलावा ये आप में एक्सप्लोरेशन, आपको एक्सप्लोर करने का एज देती है, ताकि आप डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर सकें और इसमें डिफरेंट सेमेंटिक फील्ड के वर्ड्स को ऐड कर सकें और किसी भी फील्ड में उसको अप्लाई कर सकें। जैसे आप हमारे पास उर्दू, इंग्लिश, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्लोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जिसे ब्लैंक्स हम कह सकते हैं, वो हम करते होते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि आप में फ्लुएंसी आए और आपको एक्यूरेट वर्ड्स, सेमेंटिक फील्ड्स को ऐड करना आ जाए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा फोर्थ वाला क्या होता है, इट्स ट्रेन द रीडर टू लुक केयरफुली एट द स्ट्रक्चरल क्लू। और इसके अलावा दोस्तों ये हमें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्लू का मतलब क्या होता है, जैसे हमको हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ता होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना, फिर वर्ब आना, फिर एडजेक्टिव आना, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या करती है, हमें इसमें भी फ्लुएंट बनाती है, हमें इसमें भी स्ट्रक्चरल क्लू भी प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड लगा सकते हैं। चलो दोस्त, क्लोज रीडिंग क्या करती है, हमारे में किस चीज़ की हैबिट डेवलप करती है। सबसे पहले तो जब दोस्तों आप क्लोज रीडिंग करते हैं तो ये हमारे में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन पैदा करती है, क्योंकि आपने ब्लैंक फिल करनी हो तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप 1 से 2 दफ़ा जब ब्लैंक्स को या किसी भी टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट से भी उसको आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट सूटेबल वर्ड आएगा। और इसके बाद दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्किमिंग होती है। स्किमिंग टू रीकैप ऑन व्हाट बीइंग रीड एंड इन स्किमिंग फॉर अनस्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट। दोस्तों स्किमिंग क्या होता है, मैं सिंपल आपको वर्ड में बता देती हूँ। स्किमिंग क्या होता है कि जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे दूध होती है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो हमारी स्किम होता है। और दूध के अंदर से जैसे हम निकाल लेते हैं, बटर निकाल लेते हैं उसमें से, इसके अलावा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अगर वो निकालते हैं, ये हमारी स्कैनिंग होती है। स्किमिंग में हम मेन आइडिया ड्राइव करते हैं, जबकि हम स्कैनिंग में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको पिक आउट करते हैं, वो हमारी स्कैनिंग कहलाती है। और इसका मकसद क्या होता है, जो मेन आइडिया होता है उसको एलोकेट करना स्किमिंग का मकसद होता है। प्रिडिक्ट करना मेन आइडिया, इसमें मेन इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ के बारे में कन्वे करें, जबकि स्कैनिंग में हम सिर्फ क्या करते, स्किमिंग में हम सिर्फ मेन आइडिया की तरफ मूव करते हैं कि टेक्स्ट किसके बारे में, द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट व्हाट। सो दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा क्लोज रीडिंग इज एसेंशियल कॉग्निटिव मेंटल टास्क विच रिक्वायर द कंप्लीशन ऑफ द मिसिंग। बट ये सिंपल दोस्तों यही बताया गया हुआ है कि इसमें कि ये एक मेंटल एक्टिविटी है, ऐसे ही बिल्कुल ये आपको दिमाग को बूस्ट अप करती है, आपके माइंड को, और आपके माइंड को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती है जिससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन और आपकी जो रीजनिंग की पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों इसके अलावा इट हेल्प्स टू यू टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। और इसके अलावा क्लोज रीडिंग आपको हेल्प करती है कि इसमें जब एक पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं हम, ठीक है, उसको 1 से 2 दफ़ा आइडियलाइज करते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ब, कौन सी वर्ड क्लास आएगी, कौन सा सेमेंटिक फील्ड का वर्ड फिक्स होगा। तो इससे क्या होता है कि आप में पैसेज को समझने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ये वाले आपने 4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इसमें सबसे पहले आपने किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करना तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखिए। कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस सिचुएशन में पैराग्राफ, किसके बारे में है पैराग्राफ, तो सबसे पहले आपने ये देखना है। दूसरा क्या होता है, ईच गैप स्टैंड फॉर जस्ट वन वर्ड विच इज मिसिंग। कहते हैं ईच गैप, कहते हैं हर
पार्ट जो हमारी ब्लैंक होगी उसमें कुछ ना कुछ गैप होगा, मिसिंग होगा, उसको आपने फिल करना है। एक्सप्लेन वाई सर्टन वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट, और फिर आपने देखना है कि इसमें सूटेबल वर्ड कौन से वाला है, वो आपने एलोकेट करने की, जो मोस्ट सूटेबल वर्ड होता है उसको एलोकेट करने की आपने कोशिश करनी है। अ वर्ड दैट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड इफ इट इज फिट इन द कॉन्टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द, और कहते हैं एक वर्ड आपने एक्सेप्ट कर लेना है, जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला वर्ड है तो फिर उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद उसे देख लेना है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सूटेबल बैठ रहा है और पैसेज के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो दोस्तों ये डिफरेंट पैराग्राफ की एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपने इसको देख लेना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में भी आ सकती हैं इस तरह की एक्सरसाइज, जो आपके ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। ये सेकंड वाली एक्सरसाइज है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ये भी एक्सरसाइज है, दोस्तों से एक दो दफ़ा देख लीजिएगा। क्लोज रीडिंग का मेन आइडिया आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है। ये पेपर में अक्सर ब्लैंक के लिए, MCQs के लिए पूछी जा सकती है। चलिए दोस्तों लेसन नंबर 19 की तरफ से स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बहुत अच्छी चीज़ की एग्जाम्पल बताई थी। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग होता है मेन आइडिया, स्कैनिंग होता है स्पेसिफिक एलोकेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एलोकेट करना। चलिए दोस्तों आगे हम अपना मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें से उन्होंने स्कीमिंग और स्कैनिंग करके इन्फॉर्मेशन को ड्रिवन आउट किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे देखेंगे मेन आइडिया जो होगा ये हमारी स्कैनिंग होगी, स्कीमिंग होगी, और उसके बाद फर्दर सपोर्टिंग आइडियाज़। मेन आइडिया इज स्कीमिंग और जो सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं वो स्कैनिंग हमारी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि पेपर्स में आ सकते हैं, ब्लैंक्स पूछी जाते हैं। स्कीमिंग और स्कैमिंग की डेफिनेशन दोस्तों पेपर्स में मस्ट आती है, इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वर्ड फॉर्म। ये दोस्तों इससे रेलिवेंट ही है, आपने पढ़ा हुआ जैसे वर्ड की डिफरेंट कैटेगरी ना, एक वर्ड की क्लास को हम कैसे चेंज करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये भी बहुत ये स्कीमिंग और स्कैनिंग का मेन पर्पस होता है कि आप एक टेक्स्ट को रीड आउट करो, उसमें से अपना मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया निकाल सको। उसमें ये अपनी एबिलिटी डेवलप करते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग। रीडिंग, स्कैनिंग एंड लैंग्वेज फंक्शन। स्कैनिंग पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें स्कैनिंग में क्या, स्कैनिंग में तो दोस्तों क्योंकि हम स्कैनिंग की बात करते हैं तो स्कैनिंग में क्या होता है कि स्कैनिंग में हम क्योंकि स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लैंग्वेज का क्या फंक्शन होता है। लैंग्वेज जैसे देखें दोस्तों हमारे पास डिफरेंट कोई WH वर्ड्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड। तो दोस्तों ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं ये हमारे स्कीमिंग को आंसर कर रहे होते हैं, जो हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। जैसे आप ये देखिए वेयर, देयर, विच वन ऑफ इट, दीज आर द वर्ड जो हमें स्कीमिंग के मेन जो स्कीमिंग के सपोर्टिंग आइडिया, जो किसी भी आप पैसेज के हमारे सपोर्टिंग आइडिया थे उनकी तरफ हमें लेके मूव करते होते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, हम आगे चैप्टर की तरफ जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको मेन जो है स्कीमिंग और लैंग्वेज फंक्शन, इसमें इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है, हाउ टू गेट द सपोर्टिंग आइडिया रिलेटेड टू द मेन आइडिया। चलें दोस्तों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 20 है। 220 चैप्टर नंबर में क्लासीफाइंग क्लू एंड रिलेशन एंड कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप क्लासीफाइज। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत अक्सर पेपर में भी आ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्लासीफाइज को क्लासीफाई कैसे करना है। दोस्तों देखो कॉज क्या होता है, कॉज बोलते हैं रीजन को दैट लीड्स टू एन एक्शन, इसे बोलते हैं हम कॉज। ठीक है, इफेक्ट क्या होते हैं जिसकी वजह से कोई रिजल्ट, कॉज इज रिजल्ट, रिजल्ट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये हमेशा कॉज इज एक्शन, ये स्टेट हो सकती है, कंडीशन होती है जो हमें जो किस तरफ लीड करती है, प्रॉब्लम की तरफ लीड करती है। जो इफेक्ट होता है वो रिजल्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, स्टेप इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। और दोस्तों ये तो डिफरेंट किस्म के हमें इसमें कॉज एंड इफेक्ट के लिए, जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कॉज एंड इफेक्ट में। स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर, यहाँ पे स्मोकिंग हमारी कॉज है और लंग्स कैंसर जो है हमारा इफेक्ट है। इफेक्ट हमारा इन दोनों के रिलेशनशिप को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कहते हैं स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर होता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट को रिलेशन को एलोकेट करने के लिए आपने स्पेसिफिक वर्ड हैं उनको देखना होता है। मैं आपको भी बता देती हूँ, जैसे देखो जैसे होता है दोस्तों एज अ रिजल्ट, देयर फोर, सो, इफ, दी, ये वो वर्ड हैं जो कॉज एंड रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से, ये वजह से देखो मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, बी कॉज। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमारे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के पैराग्राफ को भी पढ़ना है, जो क्या करते हैं हमें, जैसे क्लासीफाइंग द टर्म क्लासीफाई मीन टू सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड अदर। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि सेपरेट करना ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से। क्लासीफाइंग का मतलब है कॉजेज को सेपरेट करना और इफेक्ट्स को सेपरेट
करना कि कॉज ही इफेक्ट को लीड कर रही है। जैसे हम क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम क्लासीफाई कर रहे थे कि ये वजह है इस वजह की, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हुई है इस इशू की वजह से, तो ये क्लासीफाइंग होता है। क्लासीफाइंग आपने बहुत ध्यान से इसकी डेफिनेशन को भी याद है, सेपरेट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड अदर। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या इसमें हमने क्या करना होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाना होता है क्लासीफाइंग में। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर, ये हमारी जनरल स्टेटमेंट थी, लेकिन कैसे कॉज करती है हमने उसके लिए आपको डिफरेंट रीजंस देनी है कि ये वजह है इस वजह से, इस वजह से है इस वजह से। तो ये हमारे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आ जाता है। हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तो ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है। क्लासीफाइंग कर रहे होते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाते, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में एलेबोरेशन देनी होती है। फिर स्पेसिफिक टू कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल होते हैं। जैसे देखो सूर लाइक सन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारी प्रूव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे कैसे है, ठीक है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। दोनों की फॉल कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, समटाइम हम स्पेसिफिक से जनरल में भी जा सकते हैं और जनरल टू स्पेसिफिक में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासीफाइंग के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 21 आ जाता है, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली। और एक दोस्तों हम ग्राफिकली क्या होता है कि हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को हमारा डिफरेंट तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को कोट करने का। जैसे हम एक्सेल में समटाइम डालते हैं इन्फॉर्मेशन, समटाइम हम वर्ड में डालते हैं, प्रेजेंटेशन में डालते हैं। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन को, किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ग्राफिकली होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं। फ्लो चार्ट में कहते हैं हम एक ये आइडिया जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को अपनी इंफॉर्मेशन को जिसमें इंसर्ट करते होते हैं। तो फ्लो आइडिया जैसे देखो दोस्तों, अब किसी भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और कहते हैं ये रीज़न कॉज करते हैं, जैसे विलेज लाइफ, ठीक है, प्योर हेल्दी, लेक ऑफ फैसिलिटीज़, इसके अलावा प्योर लाइफ, और इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल। ये देखो, ये फ्लो चार्ट में एक दूसरे से जैसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट में डाल लो, एक तरफ कंपेयर कर लो, दूसरी तरफ कंट्रास्ट में, सिटी वर्सेस विलेज लाइफ, ठीक है। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट में डालो तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्लासीफाई कर लेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना है। एक्सरसाइज की बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर आदत ही है। जो मेन मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें तो जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो अक्सर पेपर में MCQs की फॉर्म में आ जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में पक्का आ जाती है। मैंने जो क्लोज फॉर कम्प्रीहेंशन पढ़ाया है वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में वो अक्सर आ जाता है। चलिए दोस्तों, आगे दे देता कंपाउंड कॉम्प्लेक्स राइटिंग सेंटेंस टाइप। तो दोस्तों, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक टाइप है, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे सेंटेंस की वैसे 4 टाइप होती हैं। स्पेसिफिक होता है, कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और फिर हम क्या रखते हैं इसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि मैंने बताया 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हमारे पास आता है सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दोस्तों कभी नहीं बोलना 5 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसमें हमेशा याद रखिएगा एंड, बट, सो और येट। ये 5 कंजंक्शन है जो हमेशा ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा ये यूज होता है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अली इसमें सब्जेक्ट हो गया और इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। फिर मैंने एंड लगा दिया, एंड हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज में लगाना है, तो इसमें मैं करूँगी फातिमा इज़ प्लेइंग टेनिस। तो ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गए। और तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि इन दोनों आइडियाज़, इसमें 2 आइडियाज़ होते हैं और दोनों सेपरेट सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को अगर सेपरेट करोगे तो दोनों एज अ लॉन्ग सेंटेंस स्टैंड हो सकते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस राइटिंग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है
और इसमें क्या होता है, हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन और फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कि वैसे ही बहुत सिंपल है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला, इसका कॉम्बिनेशन होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है और इसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंसेज होते हैं। जैसे देखो मैं आपको और इसमें जो हम दोनों सेंटेंसेज को, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से हमने जब ज्वाइंट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे, एक हम इसमें यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी मैं बता देती हूँ। या तो हम इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो मैंने आपको 5 वर्ड बताए, एंड, इफ, एंड, एंड, बट, सो, इफ और येट, ये 5 वर्ड्स के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए तो यूज समझ लीजिएगा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो दोस्तों इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो हम लोग इसमें लगाते होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगाते हैं, और उसके बाद डिपेंडेंट सेंटेंस आ जाता है। तो दोस्तों डिपेंडेंट सेंटेंस में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली टाइप, जो डिपेंडेंट होता है ना, वो फर्स्ट वाली सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर होता है। जैसे देखो, आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट, आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट सम वेजिटेबल। अब देखो मैं स्टोर पर गया और मैंने गलत कंजंक्शन, मैंने दोस्तों गलत कंजंक्शन, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आई वेंट टू बाजार so that I can, हाँ, so that I can I both example was correct। वे दोस्तों, सो दैट आई कैन बॉट फ्रूट्स। देखो दोस्तों ये दोनों जो है ना कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल ही है, बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने पहले मैंने कहा आई वेंट टू बाजार, देखो इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। फिर मैंने कहा एंड बॉट सम फ्रूट्स। अब ये देखो एंड, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट होता तो ये पक्का कंपाउंड सेंटेंस होता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें हम दो बातें करें, मैं बाजार गया और मैंने फ्रूट खरीदे, ठीक है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं था और हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया हुआ था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जब हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा और सब्जेक्ट नहीं होंगे तो तब भी ये पक्का कॉम्प्लेक्स वाली सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्योंकि इसमें जो सेकंड पार्ट है बॉट सम फ्रूट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वन पे, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। दूसरी एग्जांपल जो मैंने दी थी आपको, इसमें क्या था, आई वेंट टू द मार्केट सो दैट आई कैन बाय सम फ्रूट्स। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, फिर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सो दैट जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी आ जाता है। उसके बाद में आई कैन बॉट फ्रूट। अब देखो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी था, प्रेडिकेट भी था, क्योंकि जब हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो वाला जो पार्ट होगा, सेकंड वाला पार्ट होगा, वो फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास पार्टिसिपल होते हैं ना दोस्तों, हमें याद रखिएगा कि ईडी वाले वर्ड होते हैं वो हमारे पार्टिसिपल होते हैं। और जेरेंड में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जेरेंड में नाउन, जेरेंड बोलते हैं नाउन को। इसमें हम किसी भी वर्ड होता है उसके साथ, जैसे कोई वर्ब होता है, जैसे स्विमिंग हमारे पास वर्ब है ना, वर्ब है, इसको हम नाउन बनाते हैं। नाउन कैसे बनाते हैं, ING लगा के इसको नाउन बनाते हैं। जैसे देखो स्विमिंग इज़ माई हॉबी, वैसे तो स्विमिंग देखो वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ING लगा के इसको स्टार्ट में ली, तो ये हमारा जेरेंड बन गया। जब किसी नाउन को, किसी वर्ब को हम ING लगा के स्टार्ट में या एंड पे ले आते हैं तो वो हमारा जेरेंड बन जाता है। और इन्फिनेटिव दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, जब भी किसी वर्ड के साथ टू लग जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। देखो टू हेल्ड, टू गो, टू स्पीक, टू कीप, इस तरह के कोई भी वर्ड 2 प्लस वर्ब आ जाए तो समझो वो इन्फिनेटिव वर्ड होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं दोस्तों, सिंपल होता है व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब में आ जाते होते हैं। जैसे देखो व्हेन डिड यू रीच, वेयर डिड यू रीच, हाउ डिड यू रीच, तो ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हम टाइम, प्लेस और मैनर, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एडवर्ब की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। इसके बाद द टूल ऑफ राइटिंग्स आर, टूल कौन से कहते हैं, लिखने के लिए हमें कौन से टूल चाहिए होते हैं, कहते हैं सबसे पहले नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ द ग्रामर्स एंड सेंटेंस एंड पंक्चुएशन। कहते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हमें ग्रामर, किसी भी पैराग्राफ को लिखना है तो उसके लिए आपको ग्रामर का पता होना जरूरी है, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे सेंटेक्स बोलते हैं दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर को। जैसे उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन हमारे पास वर्ब आता है, जबकि इंग्लिश में हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। और पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पंक्चुएशन बिल्कुल ही आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर सकती है। जैसे अरबिक में हम लोग कोई वर्ड पढ़ते हैं उसमें हमारे पास
किस्म की अलामत दी होते हैं कहाँ पे अपने स्टॉप करना है, कहाँ पे स्टॉप नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह से पंक्चुएशन का इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज ऑफ द वोकेबलरी ऑफ द कन्वेंशनल यूज, कहते हैं नॉलेज ऑफ वोकेबलरी। जैसे देख लो दोस्तों, आपने कोई भी सेंटेंस कन्वे करना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर, आपको उसके बारे में वोकेबलरी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम वोकेबलरी के बाद अपने वोकेबलरी के बगैर हम अपना आइडिया कन्वे नहीं कर सकते। सिंपल सेंटेंस मैंने बताया था दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसमें आ जाता है वो हमारा इंडिपेंडेंट और सिंपल सेंटेंस होता है। आपके सिंपल सेंटेंस की यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल भी दिया, जैसे को स्पार्क, फ्लाई, फॉरवर्ड, ये सिंपल सी एग्जांपल है। ये हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहा है। आपने आइडेंटिफाई भी आपको इस तरह से करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये आगे हम चलते हैं डिपेंडेंट वर्ब। डिपेंडेंट में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि जिसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट या सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, उसे हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी, गजाला विल नॉट सेल हर ओल्ड फोन इवन इफ शी इज ऑफर्ड आ लार्ज सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, कहते देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट वाली डिपेंड करिए, सेकंड वाली देखो, शी इज ऑफर्ड आ लार्ज सम ऑफ अमाउंट, उसको एक बड़ी अमाउंट की ऑफर की गई है। और देखो गुजाला विल नॉट सेल हर ओल्ड सेलफोन, हर ग्रैंड माँ फ़ोन इवन अपना। अब देखो यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ का फ़ोन सेल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? रीज़न भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वाला क्लॉज आ देगा। पंचुएशन मैंने पंचुएट्स बताई हुई है यहाँ पे देखो, जो किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे डिफरेंट बताई हुई है। अपनी इंडिपेंडेंट की जो एग्जांपल याद रखती हैं, देख लो मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन बता देते हैं। अगर इनको बहुत अच्छे से याद रख लो तो पेपर में बहुत अच्छे से कर लो। ये मैंने जो फर्स्ट वाले आफ्टर, इफ, ऑल्दो, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इवन, अनलेस, अनलेस, इफ, ये वाले हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो डिपेंडेंट सेंटेंसेज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो वेयर, व्हेनेवर एंड व्हेनसोएवर, ये वाले वर्ड हमारे एडवर्ब आ जाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में आ जाते हैं। तो दोस्तों होप सो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है कि बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर्स के लिए भी। कंपाउंड सेंटेंस का मैंने आपको बता दिया था। कंपाउंड सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का। यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल में स्टार्टिंग में बता दिया था, तो सेंटेंसेस को देख लेगा। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत गुड लक आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप इस लेक्चर्स को देख लेंगे तो आप कुछ टाइम में 1 घंटे में अपने पेपर्स का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और MCQs के पर्सपेक्टिव से दोस्तों मैंने आपको मेन हेडिंग बताएंगे, उनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में वही पूछी जाती हैं। जो दोस्तों उसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी की आइडियाज़ पूछे गए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से, और मेरे लेक्चर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। तो अंटिल अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।